फुल रैली में आपने एक चीज नोटिस करोगे, ऐरा गैरा नत्थु गैरा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी मेक्स मनी, और हर बंदे को लगता है मैं एक्सपर्ट हूं। मुकेश अंबानी बिकेम रिच नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जियो बट टाइमिंग ऑफ जियो। म्यूचुअल फंड के ओनर हमारे देश के जितने भी बड़े फाइनेंशियल कांड हुए उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उनका नाम कभी भी नहीं आता। सैलरीड वाले बंदे को लगता है बिजनेसमैन वालों की क्या लाइफ है, बिजनेसमैन को लगता है कंटेंट क्रिएटर की क्या लाइफ है, कंटेंट क्रिएटर को लगता है ट्रेडर की क्या लाइफ है, ऑप्शन ट्रेडर को लगता है सैलरी मिल जाए तो मजा आ जाए। हेलो अभिषेक भाई। हेलो हेलो अभिषेक भाई, हेलो, कैसे हो? बढ़िया। पिछली बार मिले थे तो इंटरनेट पर पूरा बवाल मचा दिया था हमने, काफ़ी बढ़िया रिस्पांस लोगों की तरफ से आया था और काफ़ी लोगों को सीखने को मिला था, जो अंदर की स्टोरीज होती है जिसके बारे में जनरली बात नहीं की जाती मार्केट में। मार्केट का जो गहरा कुआं है उसमें हम उतर गए थे। बिल्कुल। तो मज़ा आया था लोगों को। इस बार भी कुछ वैसा ही अपन करते हैं। बिल्कुल, इस बार और डेप्थ में उतरेंगे, थोड़ा 100 मीटर और नीचे जाते हैं। 100-200 मीटर चले जाएंगे एंड ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में यूजुअली लोगों को पता नहीं रहता है, तो हम उनको कवर करेंगे। मतलब काफ़ी बार क्या लोगों को लगता है कि शायद शेयर मार्केट इस तरह से चलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि भैया जो शेयर मार्केट जिस तरह से दिखाया जाता है वैसे से तो चलता ही नहीं है। और ये लास्ट पॉडकास्ट से तो लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो इस बार भी अपन वैल्यू ऐड करते हैं और क्या। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम एक ग्रुप पे अपन ने थोड़ा सा टच किया था जिसके ऊपर रिसेंटली एक बड़ी रिपोर्ट भी आई थी। तो हमारे जो डेली लाइव स्ट्रीम रहते हैं ना, उस पर बहुत सवाल आते हैं, तो उसको थोड़ा अपन डीप में अगर लेकर के जाएं, रिपोर्ट वाली चीज़ को स्पेशली कि क्या था उसका। तो क्योंकि उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंगली उनके शेयर जिस तरह से डंप हो गए और काफ़ी लोगों का उसमें पैसा चला गया था। तो देखो, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन आपकी पब्लिक काफ़ी स्मार्ट है, तो कमेंट्स में गैस कर लेंगे हम। थोड़ा उसको नाम को थोड़ा मोल्ड कर देंगे, समझदार लोग समझ जाएंगे, कमेंट्स में बता देंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊं ताकि लोगों को हाँ। जिसको नहीं भी पता होगा उसको पूरा केस एकदम समझ डीप में जाना है अपने को। ठीक है। तो एक डुंडुनबर्ग करके एक कंपनी थी, समझ गए जो अच्छा इतने दिखते हैं कमेंट्स में। तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकालते हैं, ये जनवरी 2023 की बात है। जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट निकालते हैं और उसका टाइटल बड़ा खतरनाक होता है कि दुनिया का तीसरा सबसे धनी इंसान दुनिया का सबसे बड़ा कौन प्ले कर रहा है, मतलब सबसे बड़ा धोखा प्ले कर रहा है दुनिया का तीसरा रिचेस्ट इंसान। उस समय पे जो भी ये व्यक्ति थे, अब नहीं है तीसरे, तो उस अब समय तो टॉप 20 में भी नहीं आते। अब नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। डुंडुनबर्ग की कमाल है ये। टूटा हुआ साज। बिल्कुल। तो ये एक रिपोर्ट निकालते हैं इस हिसाब से। अब सबसे पहले ना ये समझने की जरूरी है कि इस रिपोर्ट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया। क्योंकि एक ये जो रिपोर्ट निकाली थी डुंडुनबर्ग ने, तो ये डुंडुनबर्ग जो चलाते हैं, तो इसमें 2 बंदे थे। उनमें से एक बंदा था मार्क, ठीक है, मार्कोपोलिस बोलते हैं उसको, हैरी मार्कोपोलिस नाम का एक बंदा था। अब आप लोग सोच रहे होगे इस बंदे में ऐसा खास क्या है, इसको इतना ज्यादा वेट क्यों दिया जा रहा था। बिकॉज शेयर मार्केट के इतिहास के सबसे बड़ा स्कैम जो आज तक हुआ है, जिसमें लोगों ने 6 लाख करोड़ गंवाए थे, इस अकेले बंदे ने सबसे पहले एक्सपोज किया था। और इस चक्कर में डुंडुनबर्ग रिपोर्ट को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता था। क्रेडिबिलिटी एक मैडॉफ करके था, आगे चाहिए तो अपन बात कर लेंगे, तो वो उनने किया था, तो एक क्रेडिबिलिटी बन गई। तो कहीं ना कहीं एक वेट था और इन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स और बढ़ाए थे। जैसे यूएस में एक निकोला नाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी थी। तो इन लोगों ने जब रिपोर्ट निकाली थी, रिपोर्ट के जस्ट कुछ हफ्तों बाद 75% ये स्टॉक गिर गया। 75% स्टॉक गिर गया, खत्म ही हो गया। इनके जितने भी रिपोर्ट निकालते हैं, ऑलमोस्ट 80% केसेस में जैसे ये रिपोर्ट निकालते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम शेयर अपने हाई लेवल से 70-80% तो गिरते ही हैं। साथ में उन पे कोई ना कोई जो एजेंसीज होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन चला देती हैं, और जिसमें ये कल्प्रिट निकलते ही निकलते हैं। मतलब फ्रॉड निकलता ही, कुछ ना कुछ तो उसमें घोटाला निकलता है। निकोला में भी निकला था, इसके अलावा इनकी बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसमें सब में निकलते हैं। तो इनका काम ही स्कैम ढूंढना है बेसिकली। एग्जैक्टली। बट इसको कहना, इसमें इनका मोटिव रहता है। देखो, वो तो पब्लिक को बताने के लिए बोलते हैं कि भाई ये पोजीशन है। इनकी ना 5 लोगों की टीम है। सोचो 5 लोगों की टीम दुनिया के तीसरे रिचेस्ट इंसान को 20वें-30वें पे लेके आ जाते हैं। 5 लोगों की टीम। अब इनका मोडस ऑपरेंडी समझिए, लोग चलते कैसे हैं। तो ये इनका मेन काम रिपोर्ट निकालना नहीं है। रिपोर्ट निकालना रिपोर्टर्स का काम होता है, पैसा एट द एंड कमाना है। देखो सिंपल सी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में सबको पैसे कमाना है। तो इनका सिंपल सा क्या रहता है, कुछ हेज फंड्स होते हैं, मतलब जिनके पास अंधा पैसा होता है। अंधा पैसा मतलब ये लोग 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। तेल का कुआं होता है, तेल का कुआं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये इनके पास इतना पैसा रहता है, तो ये लोग बोलते हैं कि बॉस तुम हमारे लिए रिपोर्ट बनाओ, तुम लोग ढूंढो पूरी दुनिया में, ऐसा लिमिट नहीं है कि यूएस में ढूंढना है, तुम पूरे ग्लोब में ढूंढ के बताओ कि भैया कहां पर कौन से कंपनी में घोटाला चल रहा है। उनको काम पे लगा देते हैं। उनको काम पे लगाते हैं। ये लोग अपना पूरा रिसर्च करते हैं, और इनके रिसर्च ऐसी नहीं रहती जैसे ब्रोकरेज हाउसेस 2-3 महीने की रिसर्च करते हैं अपने बंदों को बिठा के। इनके 2-2 3-3 साल तक चलती है।
अच्छा, प्रॉपर, मतलब हर तरीके से मतलब इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी तेज होती है। आप सोचो अगर कोई बंदा 2 लाख 5 लाख करोड़ की चीजें निकाल रहा है, तो ये लोग फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड्स हम सबको पता है, जिनको नहीं पता है दुनिया के सबसे ज्यादा ब्लैक मनी के काम वहीं पर होते हैं केमन आइलैंड्स में। जो राउटिंग भी होती है, हमारे देश के आधे से ज्यादा स्टॉक्स जो ऑपरेट होते हैं, जो बाहर से पैसा था, वो शेल कंपनीज केमन आइलैंड्स में होती है। तो जब ये डुंडनबर्ग वालों को इनका रिपोर्ट निकालना था, तो उन्होंने उधर के सर्वर पे जाके 2 साल का पूरा डेटा डाउनलोड किया था। और ये बात 2020 में वहां के एक बंदे ने बोली भी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था किस कंपनी की खोज के लिए कर रहे हैं। 2-3 साल बाद पता लगा, अच्छा इस कंपनी के लिए पूरा सर्वर डाउनलोड किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप समझो पूरे इंटरनेट को डाउनलोड किया जा रहा था एक कंपनी के चक्कर में, कि केमन आइलैंड में कौन सी कंपनी कब बनी, कौन सी शेल कंपनी बनी, एक ही कंपनी के लिए सारी की जा रही है। तो ये इतनी डेप्थ में रिसर्च करते हैं। ये डेटा पब्लिकली होता है या वो भी ये निकलवाया जाता है? अभी फॉर एग्जांपल कोई बड़ी एजेंसी है, उसको थोड़ा बहुत कुछ किया, इतना बड़ा काम कर रहे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हल्का पुल्का। ये चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं और आप एक्सेस करते हम नहीं कर सकते। ये ऐसी लेवल की चीज है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप एक तरीके से सोचो, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में बोले तो ये 5 लोग ऐसे एक्सेस करते हैं डेटा, जैसे इंडिया में अगर बैठे तो उनके पास सारे इंडिया के जो 140 करोड़ लोगों के आधार कार्ड के डिटेल आ गए, इस तरह के उस लेवल के। तो ये 2 जन जो लीड करते हैं, मार्को पॉलिस हो गया और उसका जो दोस्त हो गया, ये दोनों और जो उनके 5 लोगों की टीम है, ये लोग डेटा निकालते हैं और ये डेटा पूरा रिसर्च करके, अब ये लोग पब्लिक पहले नहीं करते, लोगों को लगता है ये पब्लिक करते फिर मार्केट में गिरता है, ये पहले वो हेज फंड्स को देते हैं। ओके, पोजीशन बनाने के लिए। अब ये हेज फंड सारे शॉर्ट सेलिंग हेज फंड्स होते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले बेचेंगे फिर निकालेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, बेचना कैश में पॉसिबल नहीं है, डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन में बेचेंगे, ठोक के कमाएंगे। तो ये लोग पहले 1-1.5 महीने तक अपने शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। वो जब पोजीशन, अब ये शॉर्ट पोजीशन अलग अलग एसेट क्लास में बन सकते हैं, कोई फ्यूचर ऑप्शन में करेगा, कोई स्वैप्स में करेगा। जैसे यहाँ के केस में, बिकॉज इंडिया में वो पॉसिबल नहीं था, तो बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि इनके बॉन्ड्स काफी लिस्टेड थे। ये डुंडनबर्ग ने जिनका रिपोर्ट निकाला हमारे देश के अरबपति का, तो उनके बॉन्ड्स पे इन लोगों ने बनाना शुरू किया था। ये जैसे ही बनाएंगे, पोजीशन बन गई 1.5 महीना, फिर ये अपना रिपोर्ट निकालेंगे कि बॉस एक कंप्लीट रिपोर्ट निकाली जाएगी धड़ धड़ करके कि इसमें ये घोटाला, इसमें ये घोटाला, ये सारे एलिगेशन है। अब यहाँ पे सेंटिमेंट खराब होता है, सेंटिमेंट खराब होते हैं, उनके शॉर्ट सेलिंग तो बने हुए हैं, दूसरों के बने। अब जो डेटा पड़ेगा उसको भी दिख रहा है कि यहाँ तो शॉर्ट्स बन रहे हैं, वो सेल करेगा। जो वॉल्यूम पड़ेगा, अब उसको वॉल्यूम दिख रहा है, वो शॉर्ट सेल करेगा। जो इंस्टीट्यूशन है जिसको डर लगेगा, वो शॉर्ट सेल करेगा। एक साइकिल चल जाता है, साइकिल है। और लास्ट में रिटेल होता है, जिनके पास शेयर पड़े वो अपने निकालेंगे, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो जाती है। तो इस चक्कर में ये डुंडनबर्ग का रिपोर्ट जो इधर आया, तो टॉप से अगर आप देखोगे 80% डिक्लाइन हो गए। और उस समय पे कुछ शेयर जो फ्लैगशिप कंपनी थी, क्योंकि उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन स्टेक भी है, वो हल्के पुल्के रिकवर हो गए। लेकिन आज के समय पे भी उनकी जो मैक्सिमम कंपनी जिसमें रिटेल का इंटरेस्ट है, वो अभी 80% नीचे, अगर आप जाके नोटिस करोगे अपने पीक लेवल से, हिल भी नहीं रहे, वो अटक गए। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा ये चीज है। देखो क्या है कि जो फ्लैगशिप कंपनी है, वहां पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स है, कुछ DIA, कैश रिच कंपनीज है, एसेट्स है, एक्चुअल बिजनेस है। बाकियों में एक्चुअली में बिजनेस था नहीं। तो ये जब रिपोर्ट निकाले गए, तो रिपोर्ट में कुछ 6-7 एलिगेशंस मेजर लगे गए। अब इसको समझना जरूरी है, क्या ये एलिगेशन सही है कि नहीं है। जैसे एक एलिगेशन लगा था कि एक KP नाम का कोई ऑपरेटर है, नाम नहीं लेंगे, कमेंट्स में पहचान ही जाओगे, अब देखते हैं। तो KP नाम का एक ऑपरेटर है जिन्होंने 2020 के कोविड में हेल्प करा है इनके शेयर्स को रिक करके ऊपर ले जाने के लिए, ऐसा एलिगेशन लगा। तो अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ भी फर्जी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो। क्योंकि उन्होंने कुछ तो एग्जैजरेट करे थे रिपोर्ट में। क्या होता है कि आप 10 चीजों में से 8 चीज सही हो तो 2 अपने भी लगा देते हो, तो किसी को इंटरेस्ट होगा तो मसाला तो बिल्कुल। अब यार शॉर्ट है, पैसा बनना है, कमीशन बनना है इनका। तो क्या ये चीज सच हो सकती है? हो सकता है सच है। क्यों? क्योंकि 1999 में हमारे रेगुलेटर ने इसी कंपनी को, जो जिस पे डुंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला था, उस पे एलिगेशन लगाया था कि KP नाम के ऑपरेटर ने तुम्हारे स्टॉक्स को ऑपरेट किया हुआ और उस पे पेनल्टी भी लगी थी। काफी ज्यादा पावर थी, बिल्कुल काफी ज्यादा पावरफुल काम हुआ, पावरफुल काम था। तो यार जरूरी नहीं है कि भाई 1999 में अगर हैंड एंड ग्लव रिलेशन था तो हो सकता है 15-20 साल बाद भी किया हो, हमको नहीं पता, बट हो सकता है रिश्ता अभी तक चला आ रहा है। रिश्ता, और ये रिश्ता क्या कहलाता हमको नहीं पता। तो ये हो सकता है सही है। फिर एक और लगा था जो कि मसाले के लिए था। उन लोगों ने कंपेयर किया कि भैया अगर इसी पी की एक कंपनी देखते हैं तो उसके प्रॉफिट अलग है, उनकी सारी चीजें अलग हैं। लेकिन कंपैरिजन किया गया था हमारे देश की एक अच्छी NBFC कंपनी बजाज फाइनेंस के साथ। हाँ, टेक्निकली आप देखो कि इनकी एक कंपनी है जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले को कंपेयर किया था, आप उसको एक NBFC के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो ये तो बस मसाला, थोड़ा मिर्च मसाला डाल दो, थोड़ा सा न्यूज़ क्रिएट करने के लिए, न्यूज़ क्रिएट करने के लिए, हाइप करने, भैया शॉर्ट बनाया है, पैसा बनाना है, तो उसके लिए। तो वो मेरे को टेक्निकली इतना ज़्यादा दम नहीं लगा उस चीज़ पे। फिर एक चीज़ थी, क्योंकि इनके कुछ चीज़ों में सही में सॉलिड दम था।
तो हमारे देश में एक रूल रहता है कि जब भी आपकी कंपनी आईपीओ निकाल के मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में आ जाती है, तो प्रमोटर 75% से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, निकालना है। इनके केस में 75% तो प्रमोटर के पास है और बाकी 25% भी जो है वो केमन आइलैंड्स और मॉरिशस, पता नहीं उधर क्या रहता है। तो भाई भतीजा मेन भाई है। बीचेस सुंदर है, बिल्कुल सुंदर, हाँ सुंदर बीचेस है, सुंदर काफी चीजें हैं। तो वहां पे इन्हीं के कंपनी के तो एक तरीके से आप देखो तो टेक्निकली ना 95% कंट्रोलिंग पावर इन्हीं के पास है, ऑफिशियली 75% और बाकी है। तो ये सवाल तो उठता है कि भैया कैसे अलाउ किया जा रहा है इनको, पर अभी भी अलाउड है क्योंकि कहते हैं इनके दोस्त अच्छे हैं, है ना। अच्छा, मित्र अच्छे हैं, पता नहीं कौन है बट अच्छे, उस पे नहीं बात करेंगे ना भैया, हमें पता भी नहीं, हमें नहीं पता कौन मित्र, पता चलो उड़ गए हम तीनों। तो ये चीज हो गई। तो इसमें हो सकता है, इसमें भी एक वैलिड पॉइंट था। और एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी थी, और ये मैंने तो पहले से ही नोटिस करी थी कि इस कंपनी का अगर आप देखोगे, देखो किसी भी कंपनी को आप जब बाय करने जाते हो तो आप उसमें देखते हो कि इंस्टीट्यूशन का कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंगली इसमें कोई मेजर एफआईआई है ही नहीं। अच्छा, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट इंसान और उसमें कोई एफआईआई का इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब कुछ तो कुछ राड़ा है। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक एफआईआई है और वो भी मॉरिशस में सेट है। और मॉरिशस में तो कैसी कंपनी सेट होती है वो समझदारों को पता ही है। तो ये कुछ एलिगेशन लगने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि गिर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसमें हमारे देश के प्रमोटर्स बहुत अच्छा पीआर खेलते हैं। हाँ, एक इंटरव्यू दिया जाता है जिसमें अचानक से सूट बूट वाला इंसान, गांधी शर्ट और थोड़ा इस हिसाब से, और पीछे भारत का झंडा, और कहा जाता है कि हमारे देश पे अटैक किया जा रहा है। सबसे पहली बात है, हमारा देश केवल एक इंसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल एक इंसान एक कंपनी नहीं हो सकता। एक इंसान एक कंपनी कैन नॉट बी द एंटायर नेशन, सिंपल सी बात है। बट चलो ठीक है, भावनाओं में बोल दिया होगा उनने, इस हिसाब से बोला जाता है और इसको बहुत बवाल मचाया जाता है। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका रहता है क्योंकि पी का वैल्यूएशन, जो आप लोग शायद अपने चैनल में समझाते होगे लोगों को वैल्यूएशन और ये सारी चीजें, तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा थी, वो जस्टिफाइबल नहीं था। तो वहां पर ये चीज हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आज तक क्यों प्रॉब्लम चल रही है। ये तो ये जनवरी 2023 की बात थी, अभी तक क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके बाद ठीक 2-3 महीने पहले और एक चीज आई जिसको डुंडुनबर्ग ने, हाँ, जिसको डुंडुनबर्ग 2.0 का नाम दिया गया। तो डुंडुनबर्ग 2.0 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। OCCRP नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा समझो 2005-6 के आसपास इसका एक्टिवेशन हुआ था। ये वो है जो पूरी दुनिया के करप्शन के बारे में प्रॉपर पब्लिकेशंस निकालती है और न्यूज़ देती है। तो ये OCCRP को जो फंड करता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा, वो है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस वो बंदा है जो एक दिन में $1 बिलियन 1992 में कमाया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसने तोड़ दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारियों ने हाथ जोड़ दिया था कि भाई बंद कर और शॉर्ट करना वरना हम खत्म हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट यूके की बैंक थी। एक बंदा पूरे बैंक को गिरा रहा है अपने शॉर्ट सेलिंग में। बैंक को घुटनों पे बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया, भैया बंद कर दे। और ये वही बंदा है जिसको माना जाता है, ये हम लोग तो स्टॉक्स की बात करते हैं, किसी ने स्टॉक्स को उजाड़ दिया, कंपनी को उजाड़ दिया, कंट्रीज उजाड़ भट्ट को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मलेशिया जाके इसने आतंक मचा दिया। आज भी भाई साहब 90+ इनको चैन नहीं है। रिसेंटली जो श्रीलंका में भी हुआ था उसमें भी काफी उनका नाम था। इनफैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में इनका नाम आता है। अच्छा, माना जाता है इंडिया के एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये फंड करते रहते हैं इनडायरेक्टली। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वो लोग कमेंट में गेस करेंगे, मुझे नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं, और ये उनके ना स्टेटमेंट से पता लगता है कि अर्थव्यवस्था को तो हिलाना तो चाहते हैं। जैसे कि आज से कुछ महीने पहले ये वहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं। उनका ये मानना है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कौन चला रहा है उसको पॉलिटिकल बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो हमारे देश के सबसे बड़े लीडर का सपोर्ट है, ऐसा वो कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था हिलाने पे लगा पड़ा है। तो वही बंदा OCCRP को सपोर्ट करता है और OCCRP एक फिर वापस रिपोर्ट लाती है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस समय पे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्त अच्छे हैं। एक बार आप वार करो तब अनप्रिपेयर्ड रहता है बंदा, दूसरी बार वार के लिए वो प्रिपेयर्ड। मित्र तैयार होते हैं, मित्र सब तैयार है, सब आर्सेनल तैयार रहता है। तीसरी चीज है कि मार्केट की लिक्विडिटी इतना ज्यादा थी कि उसमें वो सारी चीजें बैलेंस आउट हो गई। तो क्या डुंडुनबर्ग से की बातें सही थी? तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, काफी 60% 70% सही थी, 40% उन्होंने मसाला लगाया। बेस चीजें सही थी, उसको थोड़ा एग्जैजरेट करा था। क्योंकि फॉर एग्जांपल उन्होंने ना 106 पेज का एक रिपोर्ट निकाला, सामने वाले प्रमोटर की कंपनी ने बदले में 400 पेज की रिपोर्ट का रिप्लाई दे दिया। लेकिन वो 400 पेज का रिप्लाई वाज मोर लाइक आप पेपर में डूबे रहो, उसमें कुछ इतना खास बहुत बड़ा सब्सटेंस नहीं था, क्लियरली आंसर्स नहीं दिए गए थे, वर्ड प्ले था। फॉर एग्जांपल आप बात बताओ, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट आदमी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन उसकी ऑडिटिंग ऐसी कंपनियां चला रही हैं जिनका टर्नओवर 1-2 करोड़ भी नहीं रहता था।
आप इमेजिन करो, मतलब 50-50 हज़ार करोड़ की कंपनियां, और वो लोग ऑडिट कर रहे हैं जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं है, फ्रेश सीए पास आउट। मतलब आप खुद सोचो, जैसे आप अगर कंपनी चलाओगे, अगर 50,000 करोड़ की कंपनी चलाओगे, तो आप कोशिश करोगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदों को ऑडिटिंग दे, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट की बात थी है ना। अगर मेरे को अंदर कुछ करना है तो वो कंपनियां तो नहीं करेंगी, वो तो बोल देंगे भी, क्योंकि हमारे देश का एक इतिहास है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे देश का एक सबसे बड़ा इतिहास है कि जिन कंपनीज को सबसे ज़्यादा मीडिया हाउसेस प्रमोट करती हैं, जो सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर 2-3 साल में बनती हैं, वो अचानक से जब फटती हैं, और उनके अगर ऑडिटर्स की आप लिस्ट देखोगे तो वो दुनिया की स्ट्रेंजली टॉप 4 to 5 ऑडिटिंग फर्म्स निकलती हैं। अच्छा, ये सबसे शॉकिंग वाली चीज़ है। और वो अचानक से रिजाइन करते हैं, और ये आप जाके देख लो, आप जेट एयरवेज फटने से पहले या उसके आसपास रिजाइन, इसमें भी तो वही हुआ था। बिल्कुल। मैं इनको जैसे आपके ऑडियंस को देता हूँ, जेट एयरवेज के जाके आप ऑडिटर देखो, डीएचएफएल के जाके आप ऑडिटर देखो, यस बैंक के जाके आप ऑडिटर देखो, पहले वाले, अभी वाले नहीं, आपको जाके कॉमन पैटर्न दिखेगा। बोले अरे यार ये तो सबसे, तो एक्चुअली में पब्लिक को जो सारी चीजें मीडिया हाउसेस बता रही हैं, वो उनका कैरेट काट रही है, कैरेट काट रही है, और कुछ नहीं। तो सी फॉर कैरेट होता है ना, बिल्कुल। तो और क्या होता है? बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ हो रही थी, तो ये इस चक्कर में वो पूरे तरीके से गिरे। लेकिन इससे एक लेसन है, लेसन ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमारे मार्केट में हर कोई मिलके हाइप करे, जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रहता है, उससे बेटर है हम दूरी बनाएं। शॉर्ट टर्म में उधर पैसा बनेगा, लेकिन बाद में नहीं बनेगा, क्योंकि सेम चीज़ आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें, ये चीज़ बहुत सारी कंपनीज के साथ हुई है। जो सबसे ज़्यादा हाइप रहती है वो वहीं पे गिरती है। तो डुंडनबर्ग का ये पूरा इम्पैक्ट था, जिसके चक्कर में ये पूरी कंपनी की वाट लग गई थी। तो सिंपल सा है, आप हमेशा देखो कि भैया प्लेजिंग कितनी हो रही है, आप ये देखो FIDI का स्टेक कितना है, आप ये देखो कि भैया प्रमोटर क्या कर रहा है, आप ये देखो सही में वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं है। आप कर्जा देखो, 1.2 लाख करोड़ का कर्जा एक टाइम पे बात कर रहे थे सब लोग, मतलब गलती से अगर ये कर्जे पे डिफॉल्ट कर दे, खत्म है, अरे हमारा देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी चक्कर में मैं अपने कुछ PSU बैंक्स में ही पैसा लगता हूँ कुछ क्योंकि मेरे को इतना भरोसा है कि भैया गवर्नमेंट उसको तो बचा लेगी, और उसको भी नहीं बचा पाई, तो फिर तो पैसे का क्या फायदा है, बचेगा। जब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को बचा लिया था 2-3 साल पहले, तो PSU को तो कुछ भी आप खुद देख लो यार। हमारे देश के सबसे हैरानी वाली बात है, आप 1990 से देख लो, जितने भी घोटाले हुए हैं, जो टॉप 2-3 PSU बैंक्स होते हैं, हमेशा नाम आता है, उन्हीं में आता है। हाँ। लेकिन वो हमेशा बचा तो लेती है गवर्नमेंट। तो मेरे को बस ये है कि भैया जीवन की आमदनी एटलीस्ट वहां से तो बचे रहे। नोट छापने की मशीन है ना। एग्जैक्टली। तो ये पूरा किस्सा था और ये लेसन्स थे। अभी एक बड़े आदमी का नाम निकला, हालांकि हर्षद मेहता के बारे में बात होती रहती है, पर इनके बारे में बात होती नहीं है। अब हर्षद मेहता जी तो गुजर गए, पर ये अभी भी मार्केट में ऑपरेट करते हैं या एक्टिव है, ऐसा कहा जाता है। KP, नाम नहीं लेंगे पूरा। हाँ, KP। हाँ, ठीक है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहूँगा कि क्या काम करते हैं वो, किस तरह से काम करते हैं, और देश को कितना सशक्त बनाने का काम करते हैं। सशक्त तो पता नहीं कितना बना रहे, बट चलिए उनका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या सीन है। तो बिकॉज आपने हर्षद मेहता लिया, तो थोड़ा सा हल्का सा उधर से टच करते हैं। एक्चुअली KP वो इंसान है, जब शेयर बाजार में कोई आता है, आज तक जितने लोगों ने भी कुछ बड़ा उखाड़ा है, हम सबको लगता है कि यार ये लोग भाई कुछ भी नहीं थे, 0 to हीरो बन गए। रियलिटी है कि हर बंदे का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। बिल्कुल। RJ की बात करो तो RKD वॉज देयर, RKD की बात करो तो MM वॉज देयर। इनके शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म लोग डाल देंगे, चीट कोड आपको मिल जाएंगे। चीट कोड है, बिल्कुल ये डाल देंगे। अगर आप VK की बात करो तो VK के भी एक गॉडफादर है, ठीक है, और वो अभी कुछ ज़्यादा एक्टिव है तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर उसके बाद नाम नहीं लेंगे, प्रॉब्लम हो जाती है, नोटिस आते हैं। तो इस हिसाब से सबके गॉडफादर होते हैं। KP के साथ सबसे फायदा था उसका, एक नहीं 3 गॉडफादर थे। अच्छा, एक के बारे में पता है, 2? एक तो हर्षद मेहता हो गया, दूसरा अश्विन। अच्छा, एक्चुअली हर्षद मेहता ने बोला था अपना ही बच्चा है तो थोड़ा इसको ग्रूम करो, बढ़ाओ। ट्रस्ट था एक समय पे। चाचा जी हो गए उसके, वो चाचा जी एक तरीके से, बड़े चाचा, ठीक है। और तीसरा था PS। मेरे को पता है आपकी जनता क्या लगता है गेस कर पाएगी। मैं हिंट देता हूँ तो अपने आप समझ जाएंगे। हाँ। वो सीरीज देखी है आपने, स्कैम 92? हाँ। उसमें एक मंगूस करता है, ठीक है, मैंने बहुत हिंट दे दी है। उनका जो रियल नाम है बस वही, ठीक है। तो इनके ना 3 गॉडफादर होते हैं और तीनों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो हर्षद मेहता से KP को सीखने मिलता है कि भाई क्या नहीं करना है, कि अपन को अपनी आलीशान लाइफस्टाइल नहीं दिखानी है पब्लिक में, क्योंकि हमारे देश की जनता जब भी कोई लाइफस्टाइल दिखाएगा या जब भी कोई ऊपर जाएगा उससे जलती है। दिस इज द रियलिटी। वो नीचे खींचेगी, वो क्रैब थ्योरी है। अगर 10 क्रैब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, 11वां वाला खींचेगा हमेशा। तो ये थी।
तो उनने क्या नहीं करना वो सीखे। और दूसरी चीज़ है सर्कुलर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप, इसको भी समझेंगे हम, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से सीख ली कैसे होती है, कैसे होती है, क्या होती है, वो सीख ली थी। दूसरा एक्चुअली में 4 गॉडफादर है, ठीक है। दूसरा अश्विन से ये सीखा था किस तरह से हम्बल डाउन टू अर्थ रह के भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंड। ये अश्विन से इमोशंस में नहीं जाना है। और वो सीरीज में भी दिखाया हुआ है कि वो बिल्कुल अश्विन जी थोड़ा सॉर्टेड लगे थे, तो ये वहां से कंट्रोल भी करते थे उनको कि रुक जा, बिल्कुल। और पीएस से सीखा था इंस्टीट्यूशन से चीजें कैसे खींच के लाएं। अगर आप वो सीरीज को याद करो, कुछ लोगों को याद आएगा, तो हर्षद मेहता के घर पे पार्टी चल रही है, हर्षद मेहता सब मस्त कर रहे हैं, जिसमें कि पीएस आके बोलता है अरे तेरे को पार्टी करने नहीं आती है, ये क्या कोको कोला पिलवा रहा है। तब वो बात करते करते बोल रहे हैं अरे मैं और केपी तो वैसे भी लंदन जा रहे हैं अगले हफ्ते, याद आया। यस, तो ये थोड़ा सा हिंट वहां पे दिया था। सीरीज वाले तक पंगा लेना नहीं चाहते थे नाम लेके, और हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस कर रहे होते गट्स देखो। तो बट आप लोगों की जनता के लिए है, सिंपल सा है। तो पीएस ने उनको बेसिकली इंस्टीट्यूशनल साइड से कनेक्ट करवाया, नेगोशिएशन कैसे कर, रिलेशंस और वो स्किल्स सिखाए, स्किल्स सिखाए। और चौथे गॉडफादर इन्हीं की खुद के फादर की कंपनी थी, एनएच सिक्योरिटीज नाम की, ब्रोकर थे। और वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर थे। देखो 2 ब्रोकर होते हैं, एक जैसे होते हैं हम जैसे आप और हम जैसे गरीबों के ब्रोकर, ठीक है, जो अचानक से बंद हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं याद दिलाना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वो टाइप के ब्रोकर होते हैं, और एक होते हैं प्राइम ब्रोकर्स, विदेश में बोलते हैं प्राइम ब्रोकर्स। मतलब अगर आपको प्राइम ब्रोकर के साथ डील करना है तो हमारे देश के 99.9% ट्विटर और यूट्यूब वाले ट्रेडर्स नहीं आ पाएंगे जो स्क्रीनशॉट डालते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम कैपिटल एक अच्छे प्राइम ब्रोकर जो इंस्टीट्यूशनल लेवल से करता है, उसके लिए आपको बस 5 करोड़ का कैपिटल रखना है, बस ओनली। और उनके ऐप में भी ग्लिच नहीं आता। ग्लिच छोड़ो, उसके साथ ना आपके पास जितना पैसा आप डालोगे, प्राइम ब्रोकर्स के साथ ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल मान लो ये बोलता है कि मेरी जितनी संपत्ति है 50 करोड़ की जो है, तो 50 करोड़ की जो चीज़ें हैं मैं पूरा का पूरा मैं इधर डाल रहा हूँ। अगर प्राइम ब्रोकर के साथ उस क्लाइंट के अंदर यू आर द बिगेस्ट ब्रोकर, तो वो आपको ना एक और एडवांटेज देगा, इनसाइडर। कहाँ पर क्या पहली चीज होगी, लेवल कहाँ खड़े हैं, क्या क्या कब कौन क्या खड़ा है, कैसा क्या खड़ा है, ये सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में बोला जाता है कि अगर ये बंदा कॉल करेगा, अगर सृजन कॉल करेगा, तो सबसे पहले इसका फोन उठाना। एक बंदा ही बैठा रखा होगा इसका फोन उठाने, एक नहीं 4 बंदे रहते हैं कि भैया गलती से ये सुट्टा पीने भी गया हो तो दूसरा बंदा रेडी रहे, क्योंकि एक बार फोन कटा तो ऐसे क्लाइंट भाग भी जाते हैं, वो चले जाते हैं। और सृजन 50 करोड़ वाला ऐसे ही थोड़े बैठा रहेगा, कंपनी खा जाएगा। देखो एटीट्यूड देखो, नहीं है मतलब बता दिया आपने, छोड़ो अलग बात है। तो ये वाली चीज थी। तो इनके उधर 4 गॉडफादर है। अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा पहले फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे फिर पीछे आएंगे। 2001 का हमारा एक इवेंट होता है। 2001 का यशवंत सिन्हा का बजट आने वाला है, ठीक है। बजट में भी कुछ खास नहीं होता, लेकिन मार्केट अचानक से गिर जाता है और उस दिन पे बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग हो जाती है। रेगुलेटर्स परेशान है, अचानक से क्या हो गया, ऐसा तो कुछ बुरा हुआ नहीं था, बजट भी ठीक ठाक था, नॉर्मल था, क्या हो गया। तो रेगुलेटर को लगा कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। अब पता लगता है कि उस दिन अचानक से किसी ने सिर्फ एक बटन दबा के 300 करोड़ का माल ही भेज दिया। एक दिन में, एक सेकंड में 300 करोड़ का माल भेज दिया, और वो एक ऑपरेटर है। वहीं से ट्रेलिंग एक्चुअली में शुरू हुई थी, जो मेन ट्रेलिंग शुरू हुई थी वो वहां से हुई थी। सीन क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझो कि यहाँ के ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। लोगों को लगता है ऑपरेटर मतलब बस स्टॉक ऑप्शन ऊपर, ना भैया, इसको ध्यान से सुनो। एक ऑपरेटर कैसा काम करता है, एक ऑपरेटर करेगा वो, जैसा हमारा लास्ट थंबनेल था उसी के जैसा, वो सही में कॉल वाला काम होता है। आज उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ऐसे ही नहीं था वो थंबनेल, ऐसे नहीं था। एक कॉल पे कैसे करोड़ों होता है। एक ऑपरेटर रहेगा, वो ऑपरेटर कॉल करेगा एक प्राइम ब्रोकर को, वो उसको करेगा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को, वो उसको कॉल करके क्या बोलेगा, मैथ्यू हैज सेड दैट बाय 220 द लीक्ड पेपर्स हैव टू बी सबमिटेड एट एनी कॉस्ट। आप बोलोगे ये क्या बकवास चल रही है। अब इसको समझो, मैथ्यू का अर्थ हुआ FII, ओके, इंग्लिश नाम। मैथ्यू एक FII है जिसने कहा है पेपर्स को सेटल डाउन करना, मतलब शॉर्ट करने बोला है एट 320। 320 क्या है, 320 टाइम नहीं है, 320 इज द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। BSC में कभी देखा है कोड रहता है 4751277, ये कोड रहता है। इन्होंने अपने अलग ही बना रखे होंगे। क्यों, कल को अगर कोई फोन ट्रैक कर रहा है, होते हैं, समझ में ही ना चले, तो आम इंसान को क्या है, सामने लोकल में बंदा बात कर रहा है, बोले अरे क्या बकवास बात कर रहा है, कोई होगा फॉरेन। उसी तरह से होता है जैसे मूवीज में बोलते हैं दूल्हे की शेरवानी पहुंचा दो। हाँ बिल्कुल, वो तो क्रिमिनल वाले में बोलता है इससे। तो रातों रात ये काम, तो उस दिन इस तरह के मल्टीपल कॉल्स आए थे, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में, कभी मैथ्यू हो रहा है, कभी एंड्रयू हो रहा है। तो
तो अगर कोई ट्रैक भी कर रहा है उस समय पे उसको सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है भाई, क्योंकि इन लोगों समझ तो आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है, पर कुछ हो रहा है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा वो इतना रियलिस्टिक बनाते हैं कि ऐसा लगता है कोई रैंडम बात चल हो रही गई। है। अरे क्योंकि एक नॉर्मल बात चल रही है, आप देखो ना, हम भी कैसे शॉर्ट थे कि अच्छा मैथ्यू कोई होगा बंदा, कोई पेपर सबमिट करना होगा इसको, कोई बड़ा कोई corporate काम होगा कॉर्पोरेट उनका। होगा उस हिसाब से। और उसके बाद इधर अगर कोई दूसरे तरीके से बोलना है तो बोलेंगे, ऑपरेटर ऐसा बोलेगा, गोपाल हैज सेड दैट यू हैव टू टेक द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द 6th फ्लोर ऑन द अपसाइड बिकॉज 1, 3, 4 ऐसा करके वो कर देंगे। अपसाइड मतलब इस स्क्रिप्ट को ऊपर लेके जाना है, और गोपाल क्या हो गए, DII हो गया। तो इस हिसाब से लोग प्लान कर रहे थे। उस तरह से ना बहुत कॉल लगे थे मैथ्यू करके बेचने के, तो दे धनादन उधर बिकवाली हो गई है। रेगुलेटर ने काम चालू किया है, और कहीं ना कहीं जो मेन प्रोटोगैनिस्ट था वो था केपी। उसको पता था कि भैया थोड़ा राडा हो गया। वो राडा क्यों हो गया था इसको समझने की कोशिश करते हैं। केपी ने जब अपना ये काम धंधा शुरू किया, उसने शुरू किया था कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज से। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारे स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा ऑपरेटर ड्रिवन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज होता था, ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर BSE स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वॉल्यूम बेस में सबसे बड़ा वॉल्यूम था बेस वो। पे। तो केपी ने जब अपनी शुरुआत करी थी तो वो रिटेल के आज के समय के भी 2 बहुत फेवरेट स्टॉक्स ऑपरेट करता था। हिंट देता हूं, ये लोग गेस करेंगे। एक है जिसको 2020 तक इतने मीम्स बने, जिसपे इतने मीम्स बने आपका भी योगदान था उसमें। मेरा तो बहुत बड़ा योगदान था उसमें कि भैया वो चल ही नहीं रहा 5 साल से। हाँ। तो एक उनका वो फेवरेट स्टॉक था। डिविडेंड अच्छा देता है, डिविडेंड बहुत अच्छा था, और बिस्किट भी अच्छा बनाता है। बिस्किट भी अच्छा था। और जब किसी लड़के का दिल टूट जाता है तो इसके साथ साथ वो इसका भी कुछ सेवन करते हैं। बिल्कुल, अब ज्यादा हिंट हो गया। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा वो था जो हर्षद मेहता ने अपने बर्थडे से बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन केपी का नसीब इस टाइम तक पनौती था। सबको लग रहा होगा ऑपरेटर होता तो जीतेगा, पैसा इधर उधर से। ये उसकी स्टार्टिंग थी, करियर की स्टार्टिंग थी। इसको दोनों में नुकसान हो रहे थे, भर भर के नुकसान। अच्छा, फ्लॉप हो गया। मीम स्टॉक स्टार्टिंग में किसी को भी हेल्प नहीं करता, मेरे को लगता है ना। तो भाई साहब वो उधर से निकल गए, लेकिन उन्होंने ट्रिक्स ऑफ द गेम समझ लिया था उस समय पे, काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए थे, एक्सपीरियंस मिल गया। एक्सपीरियंस समझ गए। फिर टर्निंग पॉइंट आया था 1995 में। 1995 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है US में, और वो कहती है कि दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट। और US में अचानक से इंटरनेट का बड़ा क्रेज चलने लग जाता है। .com बबल जो बनना शुरू होता है। एक पेट्स की कंपनी बनती है, वो कुछ सेंट्स पे IPO आता है, वो कुछ डॉलर विद इन अ वीक चला जाता है। .com पीछे लगाना चाहिए। .com लगा दो। इंटरनेट एक कचरे की कंपनी थी, उसने अपने सामने .com लगा दिया, वो अगले दिन 200%, अगले दिन मतलब अगले महीने तक 200% बढ़ गई। मतलब बस .com लगा के लोग देख भी नहीं रहे कि भैया वो कचरे की कंपनी है, सीवेज ट्रीटमेंट कंपनी है। ऑनलाइन सीवेज ट्रीटमेंट अब वो हो सकता, हाँ ऑनलाइन काफी कचरा है ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन में तो बहुत कचरा है भाई, हाँ, यू नो इफ यू नो। तो इस हिसाब से काफी सारी चीजें हो रही थी। तो केपी की नजर इस पे पड़ गई। केपी एक विजनरी भी था, आज भी है। तो केपी ने बोला कि ये है असली चीज। किसी भी बुल रन में अगर आपको अपना माहौल बनाना है, अपना मार्क बनाना है, तो आपको बुल रन के कुछ लीडर्स बनाने रहते हैं। हर्षद मेहता ने ACC बनाया था। उसके बाद हमारे अगर देश की बात करें तो लास्ट 2 साल में लोगों को पता भी नहीं चला अगला जो लीडर बना हुआ था, जो अब लास्ट 2 साल से प्राइवेट सेक्टर का एक लीडिंग बैंक है जो इतना चल ही नहीं रहा, बाकी सारे बैंक चल गए। उसका नाम H से शुरू होता है, कमेंट्स में लोग गेस कर लेंगे। आज आप खुद देख लो, पूरी दुनिया ने बात करी थी, याद करो 3 साल पहले, अरे H वाला ये तो सब ले लो, ये वाला बैंक, ये तो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ बेकार बैंक है, लेकिन आप रिटर्न अगर कंपेयर करोगे उसके पियर्स के साथ, 2 साल से थका पड़ा हुआ है वो। तो हर बुल रैली को आपको लीडर बनाना पड़ता है। केपी ने बोला लीडर आपके पास है तो रैली आपके पास है। क्या डायलॉग बोला, बिल्कुल, लीडर आपके पास है तो रैली आपके पास है ना। तो केपी बोला कि भैया अपन को लीडर बनाना है तो हम बनाएंगे एक इंडस्ट्री से, टेलीकॉम एंड इंटरनेट, बिकॉज दीज आर द नेक्स्ट बिग थिंग। और वो बाहर भी चल रहा था, बाहर चल रहा था। हमारे देश की सबसे बढ़िया बात है, बाहर जो चलता है हमारे इधर भी चलता है। सिंपल सी बात, लॉजिक भी नहीं देना, वहां चल रहा है तो फिर बिल्कुल सिंपल सी बात है। बाहर टिकटॉक चला हमारे इधर भी चल गया, बाहर रील चला हमारे इधर भी चल गया, सिंपल सी बात है। तो केपी ने इस चीज़ पे बोला कि भाई इस पे वर्क करेंगे। तो उस समय पे इनके एक और ऑपरेटर दोस्त थे, DD। कमेंट्स में अगर कर सको, पिछली बार तो नहीं कर पाए थे, कोई गेस नहीं कर पाया, इस बार भी ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो सही में मार्केट से अंदर जुड़ा, जिसने सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देखा, जिसने सही में जिसके पास जमीनी ज्ञान लिया है, जमीनी ज्ञान जो मिला है लोगों से। ये आपको रिपोर्ट में भी नहीं मिलेंगे। DD गेस करने वाले को पिन किया जाएगा। तो इन्वेस्टोग्राफर के तरफ से ये चीज आ गई। चलो DD को गेस करने वाले को। तो
डीडी के साथ मिलके इनने कुछ कंपनी थी, मैं और हिंट दे देता हूँ चलो। तो पेंटाफोर करके एक कंपनी आई, फिर उसके बाद DSQ सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी आई, तो इस तरह से काफ़ी कंपनी आई। तो इन दोनों के बीच में तालमेल हुआ कि अपन ये करेंगे। अब बिलीव नहीं कर सकते हो, ये एक ऐसा ऑपरेटर था जिसने जी टेलीफिल्म्स के स्टॉक को जो 40 रुपए पे चल रहा था उसको 11,000 पे ले गया एक साल में। अब बोलोगे चार्ट में तो 11,000 दिखता नहीं है भाई, ये स्प्लिट बोनस के बाद कहाँ दिखता है? कहाँ दिखेगा? 40 रुपए का एक साल में 11,000। हम यहाँ पे 2x में भरतनाट्यम करने लग जाते हैं लोग। मतलब किस तरह के रिटर्न बन रहे थे। 1995 से लेकर 2000 के बीच की रैली दुनिया ने इंडिया में आज तक नहीं देखी है। मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड थी, आज भी वो म्यूचुअल फंड चलती है। उनके म्यूचुअल फंड के ओनर हमारे देश के जितने भी बड़े फाइनेंशियल कांड हुए उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उनका नाम कभी भी नहीं आता क्योंकि उनके दोस्त काफी अच्छे हैं। एक्चुअल बुल रन वहाँ पे ही चल रहा था 1995। एग्जैक्टली। तो ये बंदे के जो म्यूचुअल फंड थे, आप शॉक हो जाओगे। आज एक बात बताओ, अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, हम तो यूजुअली हम सारे रिटेल को कहते हैं आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ETFs में लगाओ, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपाउंडिंग 15% 16% का रिटर्न मिल जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय पे केवल एक साल में, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, ये जो बंदा है जो हर स्कैम में जिनका म्यूचुअल फंड का नाम आता है लेकिन ये हमेशा बच जाते हैं, राइट फ्रॉम मैं हर्षद मेहता एरा से बात कर रहा हूँ। और ये कौन है, लोग गेस अगर करना चाहें तो मैं उसमें ही हिंट दे देता हूँ कि एक बॉल्ड से एक सर दिखते हैं स्कैम 92 में, जो कि एक जो जाके उस समय के RBI गवर्नर से भी मिलते हैं, बात करते हैं। और जब वो कोलकाता वाला अपनी पार्टी थ्रो करता है जिसमें हर्षद मेहता नहीं आता है, जब RJ RKT भी आते हैं, तब ये बोलता है कि बोले अरे पूरे पार्टी में तो हर्षद मेहता की ही चर्चा है। बहुत हिंट दे दिया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। ये इनका जो MF था, जो केवल और केवल फोकस था टुवर्ड्स IT कंपनीज, उसका NAV 40 टाइम्स हो गया था साल भर। एक साल में म्यूचुअल फंड एक साल में 40 टाइम्स का रिटर्न दे रहा है। आप सोचो क्या स्टॉक नहीं देता, स्टॉक नहीं दे रहा है। 1 लाख से कमाए 40 लाख। एग्जैक्टली 1 लाख से कमाए 40 लाख। तो लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। वो इसलिए बिकॉज इनकी भी शायद, मेरे को नहीं पता, केपी के साथ खुली भगत थी, मिली भगत थी। अच्छा। तो उनको पता था कि भैया ये है साथ में, क्योंकि देखो अकेला ऑपरेटर सारी चीजें नहीं लेके जाएगा, वो एक नेक्सस बनता है, 5-6 लोगों मिलकर फंडिंग भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे अगर हमें ऑपरेट करना है तो हम तीनों नहीं कर सकते, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपन 300 करोड़ की कर सकते हैं। हाँ, तो 50 मेरे, बाकी 100 जो भी है आपके। अपने को और मित्र लगेंगे। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं था, तो ये नेक्सस बन के चलता था। और आप हैरान हो जाओगे, जब बबल फटा ना, तो ये जो 40 गुना था, जो निकल गया उसने तो चांदी कर ली। जो नहीं निकल पाया उसके पास एंड में नेगेटिव रिटर्न्स थे। 40 गुना से साल भर में ये चीज़ है। आप सोचो वोलेटिलिटी, हम इधर इस वोलेटिलिटी को देख के बोलते हो और कितना वोलेटाइल है यार। तो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी उस समय पे। तो केपी भाई ये कर रहे हैं, भैया ये शेयर ले गए। अब इन्होंने एक बोला कि बोले यार मार्केट में एक परसेप्शन बनाने के लिए, ताकि पूरा रिटेल परसेप्शन अपने साथ रहे, अपन कुछ करेंगे। बुल रैली चल रही है, और बुल रैली में आपने एक चीज नोटिस करोगे, एरा गैरा नत्थु गैरा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी मेक्स मनी। और हर बंदे को लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ। बुल रन में आपको बस पैसा डालना है, आप किसी में भी डालो। और उस समय तो लिटरली किसी में भी डालो आप पैसा बना रहे थे, लिटरली। तो केपी ने एक चीज निकाली, K10 स्टॉक्स। K10 स्टॉक, ये वो 10 स्टॉक होंगे जिस पे केपी ने अपना हाथ रख दिया, और सुबह उठ के सिंपल सा काम है, जैसे रावण के 10 सर होते। रावण के 10 सर, अरे यार बढ़िया दे रहा है यार, इस बात पे लाइक बनता है। और बाय द वे मैं बता दूं कि केपी तो और भी चीज़ें, और बाकी भी इंटरनल ऑपरेटर वाली चीज़ें हैं। अपन 50,000 लाइक का टारगेट दें क्या, आप बताओ? थोड़ा ज़्यादा दे देते। चलो ये लालची हो रहे हैं, 70,000 चलो। हाँ। अगर जिस दिन 70,000 लाइक्स हो गए, उसके बाद अपन एक थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें और डिटेल में चले। 70,000 जिस दिन होंगे उसी दिन पार्ट 3 शूट होगा। चलो यार ठीक है, खैर अपन तो इधर ही है, पड़ोस में ही है, पुणे में, तो कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आते हैं अपन इस पॉइंट पे। तो भाई साहब अलग माहौल चल रहा है, K10 बन गया है। हाँ। आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, आज के समय पे अगर एक डे ट्रेडर उठता है तो उसको पहले एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ती है, वॉल्यूम बजर देखना पड़ता है, कहाँ ब्रेकआउट है, कहाँ ब्रेकडाउन है, सिंपल मूविंग एवरेज, वीवैप, प्राइस एक्शन, 3 बार ब्रोकर को गाली देनी पड़ती कि हैंग हो गया, ये सारी चीज़ें करनी। ऑप्शन चेन तो जरूरी है भैया। तो ये सारी चीज़ें करनी है। उस समय पे कुछ नहीं था, आपको सुबह उठना है, K10 स्टॉक्स में से सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, 100-100 रुपये, 1000-1000 रुपये अपनी श्रद्धा भाव से, और एंड ऑफ द डे क्लोज करो, आपका पैसा बन रहा है। चाहे मूंगफली लेके बैठ जाओ।
क्योंकि कुछ कोई ना कोई स्टॉक हर दिन चलता था उसमें से, तो वो नेट आपका स्टॉप लॉस लगा लो और वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खेलो, 10 में से 7 तो आपके चल नहीं है, पैसे बन तो रहे हैं। केपी ने वॉच लिस्ट दे दी आपको, आपकी वॉच लिस्ट बन गई। ये कहीं पब्लिकली बोला नहीं गया है, बन जाती है पर समझ में आ जाती है, जो स्ट्रीट पर चलते हैं उनको पता हो जाता है। जैसे डुंडुनबर्ग से पहले भी एक वॉच लिस्ट थी सबके पास। एग्जैक्टली। तो वैसे ही इधर एक वॉच लिस्ट बनी हुई है, तो सब कर रहे हैं। अब पॉइंट ये था कि 1995 के बाद 2000 में बहुत ज़्यादा मामला गर्म हो चुका था इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पर एक और रिपोर्ट आई जिसको केपी ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि क्या होता है जब आप राइज पे होते हो तो आपका ईगो चरम सीमा पर रहता है, आप नहीं सोचते हो सर्वशक्तिमान की और 100 चीजें करने को होती है, छोटे सी रिपोर्ट को कौन छोटा सा देखेगा? रिपोर्ट। पर ये रिपोर्ट था, एक बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट ने लिखा, तो भैया बहुत ज़्यादा हो रहा है ये .com, ये फट जाएगा। केपी बोला साला ऐसे कैसे फटेगा, अपन लेके जाएंगे, अपुनीश हम फटने थोड़ी देंगे। क्योंकि केपी के पास एक सीक्रेट था। वो सीक्रेट क्या था? सीक्रेट थे 2 बैंक्स, माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। आप बोलोगे कहाँ लिस्ट है? लिस्ट ही नहीं है, खत्म ही हो गए इस कांड के बाद। कांड ही हमारे देश में इतने बड़े होते हैं कि बैंक ही नहीं बचते हैं। एक बच गया, वो छोड़ो, बात करेंगे उस पर भी। ये क्या हो गया कि इसका सीन ऐसा था, केपी ने अपने गुरुजी से एक चीज़ सीखी थी। पहले गुरुजी हर्षद मेहता, क्यों? ग्रो मोर कंपनी में केपी काम करते थे, एज एन इंटर्न आए थे, तो उन्होंने वहाँ से ट्रिक सीखी थी, काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो केपी ने एक चीज़ समझी थी कि यार अगर मेरे को स्टॉक्स को कंप्लीटली ऊपर रखना है तो उसके लिए मेरे को एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फंड चाहिए। अगर मैं किसी XYZ पर्सन के भरोसे पर रहता हूँ तो उसको या तो मेरे को खिलाना पिलाना रेगुलरली पड़ेगा, या तो कल को वो अगर पलट गया, जैसे मान लो आज तुम बोल रहे हो कि मैं सब सैंक्शन कर रहा हूँ, कल को तुम बोलो यार मेरे पर RBI स्ट्रिक्ट हो गई, मैं नहीं दूंगा, तो भाई अभी दिक्कत चल रही है। करेक्ट। पर अगर मैं तुम्हारी कंपनी का प्रमोटर बन गया, तो डायरेक्टर बन गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गया, तिजोरी में आता है, तो इन्हें स्टेक बढ़ा के कांड करने से पहले ये माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक पे, मेन माधवपुरा पे वो बोर्ड पे बैठ गए। हर्षद मेहता कर्जा खुद का अप्रूवल चल रहा है, तो इधर से निकाला इधर दिया। हर्षद मेहता के टाइम पे एक कंसेप्ट चलता था BR, इधर चलता था मनी ऑर्डर, उसका एडवांस वर्जन आ गया। उसमें क्या रहता था, एक सरल भाषा में बता रहा हूँ, इसको पूरा अपन डिटेल में नहीं जा रहे, लोग कंफ्यूज होंगे, अपना काम है सिंप्लिसिटी से समझाना। तो उसमें ऐसा रहता था कि एक बैंक है, वो बैंक बोलती है कि भैया इस बैंक को पैसा देना है इसके थ्रू, ये एक स्लिप बना के इसको दे देगी, ये इधर दे देगा कि भैया आप मेरे अकाउंट में पैसा भर दो, 30 दिन बाद आपके बीच में सेटलमेंट हो जाएगी। उस तरह से ही सीन चलता रहता था। तो केपी बहुत बार ये लेके सिक्योरिटीज में डालता था और बहुत बार ये सेटलमेंट करते जा रहा है, होते जा रहा है। अब 2 फ्लॉज हो गए। पहली बात है, RBI के रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी बैंक फॉर एनी स्टॉक मार्केट एक्टिविटी 15 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती है। केपी को कितना मिला था पता है? 800 करोड़। 800 करोड़ एक बंदे को बैंक अप्रूव करके दे रही है फॉर स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। तो पहली चीज तो वहीं पे फ्लॉ थी। और दूसरी चीज थी, एक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यही पे ऑर्डर वाली जब चीज चल रही थी, तो इसका एक प्रोसेस क्या रहता था कि ये पे ऑर्डर आने के बाद RBI एक सिग्नेचर मारती थी, तो 1-2 हफ्ते के अंदर सेटलमेंट होता है। इस बार ना वो बाउंस हो गया, क्योंकि पैसा सारा मार्केट में लगा पड़ा हुआ है, माहौल गर्म था। यशवंत सिन्हा का जो बजट आया तो उस समय पे पैनिक बना और इसने तो शेयर्स लॉस में बेचे हुए, बटन दबा के, एक ही बटन दबा के, सेटलमेंट हो नहीं पा रहा। वहाँ पे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पूरा उड़ गया है, पूरा कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ये केपी और डीडी ने उड़ा दिया है। आप सोचो, आप बोलते हो स्टॉक मार्केट स्टॉक्स को बैंकरप्ट कर रहे हैं, या तो एक्सचेंज बैंकरप्ट हो रहा है। एक्सचेंज वो भी इतनी सबसे पुरानी, आज भी आप देखोगे ना, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, हमारे देश के जो सबसे बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनका लिंक कोलकाता से निकलता है ना। एक हमारे अच्छे गाते भी हैं, अच्छे सर हैं, उनका भी लिंक कोलकाता से ही निकलता है। डीडिया जी पता मुझे नहीं पता तो गाना अच्छा गाते। तो ये वाली सीन हो गई। तो अब केपी को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हिंट लग गई थी कि बेटा अपन फंसे। अब एक और इंटरेस्टिंग, इधर से पहले बिफोर द फाइनल नेल इन द कॉफिन होता है, तो यहाँ पर इस बार जब बैंक के कर्मचारी जाते हैं, केपी को बोलते भाई पैसा दे दे, 800 करोड़ देने, 6 करोड़ देता है केपी। इन लोगों को समझ में आया बेटा जैसा गुरु वैसा चेला, अपन लोगों का कटने वाला है। हर्षद मेहता के टाइम पे बैंक्स ने गलती करी थी, दे डिडंट रिपोर्ट टू द अथॉरिटी, CBI एंड ऑल को रिपोर्ट नहीं करा था, FIR नहीं करी थी। इस बार इनके बॉस ने बोल दिया भाई साहब पिछले बार तो बैंक्स की बड़ी बदनामी हो गई थी, पहले ही सेफ्टी लेके अपन सेफ्टी करते अपन कर लेते। वो प्रॉब्लम ये थी कि इतना ज्यादा कर्जा था कि वो दोनों बैंक डूबनी थी, उस पर कुछ हो ही नहीं सकता था। तो कंप्लेन की गई, और कंप्लेन के जस्ट पहले लोगों को पता नहीं है कि केपी के पीछे 2 बार अरेस्ट आया था। वैसे तो उसके बाद रिसेंटली और भी 1 आध बार हुआ है, बट ठीक है जो भी है। तो एक बार जब अरेस्ट आया तो
तब अरेस्ट ऐसा डायरेक्ट नहीं आता। जब कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पूरा तरीके से खत्म हो गया तो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से 2 डिटेक्टिव भेजा गया कि जाके इस ऑपरेटर को पकड़ के लाओ, बिकॉज इस ऑपरेटर के कारण 6,000 करोड़ का नुकसान तो ऐसे ही हो गया है, नोशनल है और अलग से अलग नुकसान हो गया है। ये 2 डिटेक्टिव आते हैं, केपी के इधर दस्तक पे वो करते हैं। इनका प्लान सिंपल सा रहता है कि अपने पास वारंट नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कुछ है नहीं, इसको सीधे लेके जाएंगे कोलकाता, 2 फटके मारेंगे, अपने आप सारी चीजें उगलेगा, ठीक है, कन्फेस करेगा। केपी को लेके जाते हैं कि भैया चलो तुम हमारे साथ। केपी का मन, और इनको एक चीज़ पता है कि केपी इतना दिमाग वाला है कि इनको ये भी डर था कि जो नॉर्मल रूट होता है, जैसे मान लो अपन लोग पुणे में हैं, तो अगर मेरे को कोरेगांव पार्क से अगर मेरे को जाना है विमान नगर, तो एक रूट रहता है, गूगल मैप बता रहा है, उनको पता है कि ये रूट तो केपी को पूरा अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि बोले यार विमान नगर टू कोरेगांव पार्क हम डायरेक्ट जाएंगे, बीच में वो बहुत लफड़ा कर सकता है, बीच में लॉयर आ गया तो गाड़ी बीच में, जैसे रोहित शेट्टी की मूवी में आती वैसी आ गई तो, और केपी कर सकता है, उसका दिमाग इतना तेज है, अचानक से इधर मैसेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो इन लोगों ने कहा ना कि बावधान जाएंगे, पहले बावधान से आकुडी जाएंगे, आकुडी से ऐसा ऐसा करके विमान नगर जाएंगे, समझ रहे हो, पूरा घूम के जाएंगे, पूरा ऐसे ऐसे करके, उसको पता ही ना चले कहाँ से लेके गए। तो दिमाग भी अच्छा लगा यार, मतलब आप सोचो इतना घुमा के ले जा रहे हैं कि भाई एक बार एयरपोर्ट पहुंच गए, विमान नगर, जिन लोगों को नहीं पता पुणे में एयरपोर्ट अपना विमान नगर में छोटा सा है यार, बट ठीक है अपन कर लेते हैं। तो वहां से कोलकाता सीधे जाएंगे, एक बार कोलकाता पहुंच गए तो काम हो गया, फिर अपने इलाके में आ गए, फिर अपने इलाके में भाई। लेकिन केपी का दिमाग आप जान के शॉक हो जाओगे, ये पहला अरेस्ट कैसे बच गया वो। अब केपी, इन लोगों को नहीं पता कि केपी को अभी तक बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा। और केपी ने मन ही मन दिमाग लगा लिया कि भाई बीपी जब बढ़ता है तब तो फेंट हो ही जाते हैं, जानबूझ के मैं एक्स्ट्रा टेंशन अब लूंगा। स्मार्ट है बंदा, वो निकल सकता है, लेकिन निकल गया तो फंस गया। बंदा अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस लेने लग जाता है, जानबूझ के अपने आप को, नेगेटिव थिंकिंग, अरे मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, डिटेक्टिव बड़े खुश, अब ये बेटा गया, अंदर गए एयरपोर्ट के, और बाय द वे ये पुणे एयरपोर्ट नहीं था, मुंबई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, चेक इन वेक इन हो रहा है, केपी बेहोश। और आप लोगों को बता दूं कि एयरपोर्ट पे जब डॉक्टर आता है वो चेक करता है, अगर उसको लगता है कि भैया अरे तो बीपी बढ़ गया है, फ्लाइट में नहीं जाने देते, फ्लाइट में नहीं जा सकते, फटाक से इसको हॉस्पिटल लेके। अब डिटेक्टिव वालों की भी पट्टी रहती है कि बिना अरेस्ट वारंट के हम इसको लेके जा रहे थे, अगर ये सही में निपट गया तो हम निपट जाएंगे, तो भैया ये अलग टेंशन में। तो जैसे तैसे करके ये दुआ कर रहे हैं, अभी तक सोच रहे थे पकड़े जाएंगे, अचानक से वो क्या बोलते हैं, वक्त बदल दिया, कायनात बदल दिया, अब बोल रहे बच जा भाई तू। तो केपी को लेके जाते हैं, अब केपी को बोलते हैं नॉर्मल है, लेकिन केपी ने इतना सही दिमाग लगाया, केपी को पता था कि फ्लाइट के टाइम पे ये जब भी चीज़ हो, भले ही तुम नॉर्मल हो, सामने डॉक्टर बोलेगा लेकिन कस्टडी में रखना पड़ेगा 1 हफ्ता। और वो 1 हफ्ते के अंदर गायब। उसका लॉयर आया, लेके निकल लिया, डिटेक्टिव भी कुछ नहीं। तो पहली बार तो एस्केप हो गया, लेकिन दूसरी बार जब बैंक्स ने एफआईआर कर दिया, अब तो ऑफिशियल आ ही गया ना, अब तो वारंट है। और वो एफआईआर वो पार्टी से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? हाँ, तो ये पार्टी के बाद हुआ था, पार्टी चल रही है। देखो वापस वही प्रॉब्लम हो गई है, न्यू ईयर पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी में हम जैसे गरीबों एक दूसरे को बुलाते हैं, ये बुला रहे हैं। एक राज करके मूवी बहुत चली थी, उनके लीड एक्टर एक्ट्रेस काफी ज्यादा चल रहे हैं। जो वो एक्ट्रेस थी उनके पॉलिटिशियन के साथ ताल्लुक थे, ऐसा सुनने में आता है, डेट करती थी, जो उनसे ज्यादा नहीं 30 साल बड़े थे, बस 30 मॉडर्न हो गए, मॉडर्न थे। और एक महाराष्ट्र के भी पॉलिटिशियन का नाम था, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप गेस कर लो। तो ये सब उनके पार्टी में आए थे, तब ब्रोकर्स लोगों का दिमाग खराब होता है, ये गलत कर रहा है। अब वो केपीपी क्या थोड़ा दिखाना चाहता था यार, देखो यार इतना कर लिया, पता तो चले, हाँ, मतलब पैसा कमा लिया, पता तो चले। अब इतने लाख कमा रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट तो डालना बनेगा ना। बिल्कुल। तो भैया ने वो स्क्रीनशॉट डाल दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट डालने का प्रॉब्लम कैसा होता है आपको तो पता ही है। तो भैया हो गया उधर प्रॉब्लम, और उस चक्कर में लोगों का दिमाग खराब होता, तो वो लोग भी पीछे पड़ गए थे। और आपको मैं बताता हूँ कि ये जो यशवंत सिन्हा के बजट के टाइम पे जो शॉर्ट सेल हुआ था, वो अलग लेवल का शॉर्ट सेल हुआ था। आप जानना चाहोगे किस तरह से ऑपरेटर, लोगों को लगता है ऑपरेटर को कोई फंसा नहीं सकता, ऑपरेटर को फंसा सकता है। लोहे को कौन काटता है? लोहा। ऑपरेटर को कौन काटेगा? उससे बड़ा ऑपरेटर। केपी को पता नहीं था कि उससे बड़े ऑपरेटर, जो इंटरेस्टिंगली आपको बता दूं आज के समय के टॉप वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मैं हिंट दे देता हूँ, ऑडियंस कमेंट्स में गेस करेगी, नाम नहीं बताऊंगा। तो एक जैसे आरकेडी हो गए,
जिनके उनका एक कोई वेंचर है जिसमें आप मैगी लेने जाते हो और कुछ सामान वामान है ना, नॉर्मल हरे कलर हाँ ठीक है, रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, सस्ता मिल जाता है। हाँ, अब थोड़े वापस नॉर्मल कर दिए, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो उनके शिष्य आरजे जो शायद अब नहीं है, हाँ। फिर उसके बाद जिनकी फ्लाइट्स आजकल बहुत कैंसिल हो रही हैं, फिर उसके बाद हमारे फिर उसके बाद एक एसएस करके हैं। हाँ। अब ये पता नहीं लोग गेस ये कर कोई पाएंगे नया बंदा है अपने नए न्यूज में आने लगे आजकल। हाँ, ये आजकल एक कोई चमकती डिजिटल हुई मार्केटिंग कोई कंपनी है कंपनी, कोई। हाँ चमकता सितारा, हाँ। चमकता सितारा के इसमें भी नाम आया। इनकी भी एक वाइफ है जो अच्छे दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। और आप लोगों को बता दूं बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले, ये दो बंदे जो ऑपरेटर हैं, हस्बैंड और वाइफ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ऑपरेटर दोनों हैं, साथ में करते हैं। हाँ, हाँ। ये ऑपरेटर ही ऑपरेटर को काटता है यार, प्यार परवान अब ये काटना बहुत ज्यादा वो हो सकता है, अलग अलग तरीके में ये कहीं और जा रहा है, लेट्स अंडर 18 ले आते हैं। तो ये दोनों ऑपरेटर इतने बड़े हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि 2000 के ईयर में इंडिविजुअल टैक्स इन लोगों ने 50 करोड़ का भरा है। इंडिविजुअल टैक्स मतलब कंपनी का अलग होगा। तो एनीवेज कमिंग बैक टू पॉइंट, तो ऐसे उनकी वाइफ है, एक आरडी है। हिंट दे दूं तो आरडी बहुत अच्छे इंसान हैं जो लोगों को अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। वो हम सब के ही सिटी के रहने वाले हैं और वो सबको सिखाते हैं कि किस प्रकार से 25 साल में आप 0 से 100 करोड़ कमा सकते हो। अच्छा। और वो लेजिट सिखाते हैं, कंपाउंडिंग का सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग की बातें आजकल करते हैं। अच्छा है उनका। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो इस हिसाब से वो लोग आरएमबी गेस कर सकते हैं। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट उनके बाल मेरे जैसे हैं। चलो ठीक है, मैंने ये बताया क्योंकि लोग थोड़े कैलकुलेटर से कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैंने दूसरा हिंट दे दिया। ठीक है, और अच्छे हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बढ़िया बात करते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इन लोगों ने प्लान बहुत सही बनाया। इन लोगों ने बोला कि भैया केपी छोटी मछली नहीं है, ऐसे नहीं फंसेगा, कुछ तो तिगड़म करना पड़ेगा। और केपी जिस हिसाब से उठा रहा था, इनको सोर्स ऑफ फंड्स तो पता लग गए थे कि खुद ही बैंक चला रहा है। और केपी का एक और बड़ा सोर्स ऑफ फंड था, उसने हर्षद मेहता के टाइम पे ये देख लिया था कि भैया सिर्फ लोकल फंड्स होते तो भाग जाते हैं, सबसे बड़ा फंड किसके पास होता है? एफआईआईज, विदेशी। तो ये कहानियां ऐसे बनाता था जिससे एफआईआईज इन्वेस्ट करें। तो वो ऐसे कहानियां बनाता था कि ये XYZ कंपनी है जिसका कोलैबोरेशन हो रहा है रशिया के साथ, ये फिर ये चल रहा है, फिर उसके बाद हम ये बना देंगे, दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट बना देंगे। और वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कौन बनाएगा? जिसकी वेबसाइट 2 महीने पहले बनी हुई है, हवाई बातें, और वो भी HTML पे बनी हुई। ठीक है, इस तरह से हवा चल रही है। लेकिन FII इसके भैया सीखा है ना इसके 2 गुरुजी से, PS से सीखा हुआ है और खुद NH सिक्योरिटी से ये सीख के आए हुए हैं, पैसा उठाना। तो वहां से बहुत पैसा आता था, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा बनता था। केपी एक ऐसा ऑपरेटर था, उसको अगर तुम काटने जाओगे तो तुम खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंसेप्ट होता है फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रनिंग क्या होता है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप एक ब्रोकर में काम करते हो और वो एक FII है, ठीक है। अब मान लो और मैं वो बंदा हूं जो FII के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, मिडल मैन हूँ। FII ने बोला 1 महीने बाद हमारा अभी बोर्ड से अप्रूवल हो रहा है, हमको XYZ स्टॉक उठाना है, ठीक है। तो ये खबर मेरे पास आई, मैं आपको बोलूंगा कि ये लोग 1 महीने बाद उठाने वाले हैं। अब नॉर्मल सा सोचो, जिस स्टॉक में 1 करोड़ का डेली टर्नओवर होता है, अचानक से जिस दिन 200 करोड़ का टर्नओवर होगा, प्राइस क्या होगा? स्काई रॉकेट हो जाएगा, सर्किट लग जाएगा। और रुकने नहीं वाला है, क्योंकि फिर वॉल्यूम बज होगा, फिर 10 लोग आएंगे और MFs आएंगे काफी। MF मतलब म्यूचुअल फंड, हिंदी वाला MF नहीं, इंग्लिश वाला। मल्टी-ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर सब होगा, पैटर्न बन जाएगा। तो अब जब इसको पता है कि आने वाले हो 1 महीने बाद, तो ये क्या करेगा? पोजीशन बना, खुद ही पोजीशन उठाने लग जाएगा। और जिस दिन आपका अनाउंसमेंट होगा उसके अगले दिन तो ये निकल जाएगा, साथ में निकाल साथ। अब प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन को क्या होने वाली है? इंस्टीट्यूशनर्स ने सोचा था कि इसका दाम चल रहा है 100 रुपए के आसपास, 110 तक एट मैक्स उठा लेंगे, मतलब 10% का एक बर्फर रख दिया। पर ये भाई साहब ये तो खुद तो उठा रहे हैं, पूरे मोहल्ले को बता दिया इनके जो साथ वाले ऑपरेटर्स हैं। तो अच्छा, इन लोगों ने पहले 140 पे लेके चले गए, जब तक बोर्ड का अप्रूवल आया। अब उठाना तो पड़ेगा, तो कटा किसका? आपका कट गया, मतलब बेसिकली FII का तो कटा ही रहा है, ठीक है। FII के पास पैसे की कमी नहीं है, जो केपी को पता है, ठीक है। 140 पे ये लोग
FII को चिपका के निकल रहे हैं। UTI 60 नाम का एक कांड हुआ था जिसके चक्कर में हमारे देश के सबसे बड़े बड़े लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का विश्वास छोड़ दिए थे। UTI 60 क्या करती थी, KP जो शेयर उठाता था जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, UTI 60 अगर KP ने 100 पे उठाया, 140, 150, 200 चले जाता था, उस टाइम पे UTI 60 200 पे पब्लिक के पैसे से उस चीज को खरीद रही है। बेसिकली ऑपरेटर को एग्जिट देने का काम वो कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। पब्लिकली आज तो कोई कन्फेस नहीं करता, नहीं करेगा, हाँ। बट यही चीज हो रही थी। तो इतना झोल झपाटा चल रहा है। काफी लोगों को लगता है ना म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दे तो पैसा ही पैसा बनेगा। आज के टाइम पे देख लो म्यूचुअल फंड वालों ने क्या क्या, हाल फिलहाल में एक पापा मार्स करके किसी का एक IPO आया था, वहां का अगर आप लिस्ट देखोगे रिटेल का उतना पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन रिटेल के पैसे जो वो म्यूचुअल फंड में हर महीने डालते हैं, वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इधर पैसा डाला है, बाहर के कम कंपनी डाल रही है, इधर के डाल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली पापा मार्स में जो मेन प्रमोटर, जो स्पोक्स पर्सन बनती रहती है हर जगह पे, जो बहुत अच्छा गाने जैसा अपन को नाम लगता है उनका, तो उनका खुद का स्टेक 3% है। आप सोचो प्रमोटर का स्टेक 3% है और पब्लिक बावली हो रही है कि भैया खतरनाक चीज है। तो ये पॉइंट चलता रहता है, तो कुछ म्यूचुअल फंड ही उठा लेंगे। तो ये पूरा एक एग्जिट पॉइंट चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन वही है जो बैंक का इतना ज़्यादा क्या होता है कि अपुनिश भगवान है वाला स्टेज आ गया है। तो इन लोगों ने जो कार्टेल था, जो ऑपरेटर कार्टेल था, इन लोगों ने धमाकेदार प्लान बनाया। इन लोगों ने बोला सिर्फ एक दिन बैठ के शॉर्ट करने से कुछ नहीं होगा, हम 2 महीने नुकसान उठाएंगे। लेकिन ये क्या प्लान है? इन लोगों ने बोला नुकसान भी टेक्निकली होगा नहीं, पैसा बनेगा। तो इसको इस तरह से समझो, एग्जाम्पल दे रहे हैं लोगों के लिए। जनवरी में मैं कैश डिलीवरी बाइंग करना शुरू करूंगा। डिलीवरी मतलब अपन अपने अकाउंट में आएंगे, शेयर खरीदेंगे डायरेक्ट। किसमें? K10 स्टॉक्स। अच्छा, हम इसमें करेंगे, ठीक है। और उसी साथ में हम बहुत बड़ा नेक्सस बनाएंगे, ब्रोकर्स का नेक्सस, दुनिया भर का नेक्सस। रिटेल का तो क्या है, बाद में किसी और नॉर्मल इंसान को बकरा बना देंगे एज यूजुअल। रिटेल उसी को, क्योंकि रिटेल का काम क्या रहता है, उनको लगता है कि भैया ये 1-2 करोड़ वाले मेन मसीहा, भैया मेन मसीहा 500,000, 2,000, 5,000 करोड़ वाले होते हैं जिनको आप कुछ बोलते नहीं हो। तो इन लोगों ने K10 स्टॉक्स पर डिलीवरी बाइंग कर रहे हैं। KP को कहीं से पता लगेगा, क्योंकि KP को तो लग रहा है ना कि मेरी लहर चल रही है। तो पहले डिलीवरी बाइंग हो रही है K10 स्टॉक्स में। और दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने डिसाइड किया कि मार्च में हम गिराएंगे इसको। हमने मतलब 2 महीने, तो बेसिकली बजट के 3 महीने पहले से ही प्रिपरेशन हो गई थी। तो बाकी 2 महीनों में हम 3rd मंथ में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हैवी नेगेटिव पोजीशंस अक्रॉस द सेक्टर्स बना के बैठेंगे। ओके। सेंटिमेंट सिर्फ 10 स्टॉक गिरने से नहीं बनेगा, सेंटिमेंट तब बनेगा तब वो ओवरऑल मार्केट में डंप आएगा। तो ये पूरी खतरनाक प्लॉटिंग चल रही है। और अब आप सोच रहे हो कि K10 पे फिर डिलीवरी क्यों है? क्योंकि पैनिक में भी तो लाना है, क्योंकि KP के पास पैसा है। ऐसा करो एक दिन में माहौल कर दो कि ये रोक ही नहीं पाए। और फिर आया यशवंत सिन्हा का बजट। बजट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने दे धनाधन डिलीवरी बाइंग वाले सारे स्टॉक्स, फोन लगे, मैथ्यू, एंड्रयू, वो वाले जो सारी चीजें अपन ने सारे discuss वाले, की। पेपर क्लियर कर दो, पेपर क्लियर कर दो, पेपर नीचे वाले फ्लोर पे फेंक दो सीधे, और दे धनाधन। अब जब डिलीवरी सेलिंग हो रही है, और डिलीवरी सेलिंग भी चलो KP सोचेगा यार कॉम्पिटिटर्स के साथ कभी कभी होता है, लेकिन अक्रॉस हो रहा है। तो इस बार KP को डर लगा कि यार वो जो रिपोर्ट एक आई थी 1999 में, जिसको हल्के में लिया अपन ने 2000 में, कहीं वो सही तो नहीं था, क्योंकि उसी टाइम पे US में .com बबल भी फट रहा है, वहां पे भी क्रैश हो रहा है मार्केट। पहली बार ये पैनिक में आ गया, चारों तरफ से गोलियां चल रही है। और उसको पता भैया आज तक बाहर नहीं आया है नॉर्मल लोगों के पास कि अपन ही कुछ बैंक कंट्रोल करके यहाँ से बहुत सारा माल उठा रहे हैं। 800 करोड़, 15 करोड़ की जगह 800 करोड़ का अपन ने माल तो इधर से उठा लिया है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में अपन ने कर लिया। कल को ये चीज़ बाहर लीक हो गई तो फिर तो ऐसे भी सेलिंग आने वाली है। हाँ, तो मुझे पैसे तो किसी तरह बचाना पड़ेगा, जो है वो बचाओ। 300 करोड़ का एक बटन में 300 करोड़ का डिप आया, और उसके चक्कर में और पैनिक सेलिंग आ गई, जो उसने एस्टिमेट नहीं किया था। अच्छा, और जब पूरी सेलिंग, ये 300 करोड़ बेचते समय उन्होंने एस्टिमेट नहीं किया था कि ये पैनिक सेलिंग उसको आएगी। पता ही नहीं था कि डिलीवरी सेलिंग और चलने वाली है। इसको लग रहा था कि रिटेल के पास डिलीवरी है, वो क्या ही बेचेगी, उनको तो K10 पे भरोसा है ना। हाँ। उसको क्या पता था कि भैया दूसरे बड़े ऑपरेटर वैल्यू इन्वेस्टर बैठे हुए हैं उसकी लगाने के लिए, लंका लगाने के लिए, और वो लोग दे धनाधन लगा रिटेल रहे की खाल में भेड़िए बैठे थे। अब इनके साथ फायदा सोचो आप, सोचो वह कभी कोई नहीं सोचता कि हमारे देश के वैल्यू इन्वेस्टर बोलते 5,000 से हमने 50,000 करोड़ कमाए। अभी मैं बोलूंगा कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट रियलिटी कभी सोचिए, कोई शेयर इतना नहीं भगा इतने टाइम पे, कोई नहीं।
और वो तो पोर्टफोलियो मेंटेन वीडियोस आके बनाया जाता है कि मैंने 16,000 टाइम्स बना लिया है, 18,000 टाइम्स बना लिया है। कौन से शेयर ने बनाया है आप जाके चेक करो। हमारे देश में गिनती के 5 से 6 शेयर्स ने बना के दिया हुआ है, वो भी 5,000 स्टॉक्स के बीच में से, और वो भी कैलकुलेशन की फर्स्ट डे से एंड एग्जैक्टली और वो भी आप तब मान के रहो कि 1992 से अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगा के बैठे हो और आपने 25 साल तक होल्ड किया, पूरा .com क्रैश लेके बैठे हो, सब कुछ नहीं बैठे कर रहे हो, आप। 2008 में भी आप डरे नहीं हो, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो डिलीवरी सेलिंग हो रही है, यूएस सेलिंग हो रही है, ये भाई साहब केपी का। अब बैंक वालों ने भी पैसा मांग लिया, तो हर जगह से इधर दिस वाज द क्लाइमेक्स पॉइंट। तो वैल्यू इन्वेस्टर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 5,000 से 50,000 करोड़, हाँ। ये सारी चीजें करके हुई है। फायदा कैसे हुआ? इनने उठाना कब शुरू किया था? जब केपी ऊपर लेके जा रहा था। ऊपर लेके जा रहा था, बेचा कहाँ पर इनने? टॉप पे मार टॉप पे बेचा। शॉर्ट्स कहाँ पर बनाए हुए हैं? धीरे धीरे करके 3rd मंथ में। तो उन्होंने वो ऊपर के प्रीमियम ज्यादा रहते हैं, वहां पे बनाए हुए हैं। और ऊपर मतलब शॉर्ट्स ऐसे बना रहे हैं कि 10% आज बनाए, 10% जस्ट बजट के पहले सबसे बड़े शॉर्ट्स बनाए। तो एवरेज प्राइस अगर आप देखोगे, इधर का भी बेस्ट एवरेज प्राइस है, ये नीचे से लिया है, और इधर भी बेस्ट एवरेज प्राइस है, ऊपर से 1,000 करोड़ पकड़ लिया, रुपए। टॉप भी पकड़ लिया। 1,000 करोड़ तो ऐसे ही लोगों को पता भी नहीं चला। 2 दिन के अंदर 1,000 करोड़ तो कितने अकाउंट में बढ़ गए? नेट कैश बोल रहा हूं मैं। हाँ। ये इस हिसाब से हो गया। केपी को फिर फाइनली फिर अब अरेस्ट वारंट आ गए, केपी को फिर हिरासत में लेना पड़ा। एक्चुअली केपी का ये पहले बार नहीं था, 1991 में भी एक कैनफिना म्यूचुअल कांड हुआ था, फंड हुआ था, उसमें हुआ था। बट एक केपी की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, केपी का आप गूगल जाके इंटरव्यू ढूंढने की कोशिश करो, कुछ नहीं मिलता। एक मुश्किल से कैनफिना म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा आया, वो भी बाद में जब स्कैम 92 चल रहा था तो किसी ने खोज खाज के पुराने टीवी वाले ने खुद ने डाला होगा कि भाई नौकरी तो चलेगी, डाल देता हूँ। अच्छा, इंटरव्यू तो छोड़ दो, नया फोटो भी नहीं मिलता। 1-2 ही फोटो हैं जो चले आ रहे हैं। मैं दिखा दूंगा। अच्छा। हाँ, तो ये वाला सीन था। और एलिगेशन ये लगते हैं कि शायद केपी आज भी ऑपरेट करता है, पता नहीं, बट शायद है सच। एक अपडेट सुनने में आया है कि कुछ महीने पहले दुनिया के सबसे महंगे घर में सेकंड केपी, अच्छा सेकंड हो गया, केपी जो है वो 1 महीना रह के गए हैं। जुहू में घर, वो थोड़ा वैकेशन हो गया, पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता, नाम नहीं बोल सकते। केपी और हर्षद मेहता में आज भी अगर आप रिटेल के पास जाते हो, पीपल विल रिस्पेक्ट हर्षद मेहता। हर्षद मेहता, रीजन ये है क्योंकि काफी सारे लोगों को ये चीज पता है कि हर्षद मेहता ने जब उसका एरा था तब लोगों ने पैसे लेजिट बनाए थे। बनाए थे। केपी के टाइम पे सिर्फ केपी ने मेन पैसा बनाया और उसके साथ वाले जनता ने नहीं। जनता ने नहीं। हर्षद मेहता का कभी भी वो ठोकने वाला गेम नहीं रहता था, वो क्योंकि बस उसका ऊपर सिंपल ले जाने रीजन वाला था, मैं game बताता हूँ। हर्षद मेहता को बदनाम किया जाता है। सबसे पहली बात है, स्कैम 1992 सीरीज जो बताई गई है वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट का परसेप्शन है, उसकी किताब के बेसिस पे बनाया गया। उन्होंने जो Obviously लिखा biased होगा। वो बायस्ड है। आपको लेकर भी उनका एक बायस परसेप्शन। यार देखो, वो जर्नलिस्ट ना 10,000 करोड़ के ऊपर ही वाले लोगों के ऊपर ही कुछ लिखती हैं, आप तो आई डोंट नो। फोर्ब्स की लिस्ट में पता चल जाएगा जल्दी। आप खुद नोटिस कर लो, वो डुंडुनबर्ग ने जिनका रिपोर्ट निकाला उन पे लिखती हैं, हाँ, मेहता साहब पे लिखा है। हाँ। तो यार वो 10,000 करोड़ के नीचे वालों पे लिखती नहीं है। और अगर वो लिखा है तो आप कभी लॉजिकली सोचो क्यों लिखा होगा, अचानक से क्यों इंटरेस्ट आया होगा किसी इस पे, कुछ तो बात 10,000 करोड़ होगी। क्रॉस हो गया। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप सबके जैसे पॉडकास्ट वगैरह ये हो गए, जब असली चीज़ें जो रियल चीज़ें होती हैं हम पब्लिक के सामने रख देंगे और उस पर पब्लिक इतना प्यार दे देगी कमेंट्स से और लाइक से, तो यार बस वही- परेशानी वही तो चीज़। होगी यार। चलो ठीक है, जो भी है, सब अच्छे लोग हैं। तो सीन ये हुआ था, तो ये केपी का पूरा ये था। और हाँ, वो रुके थे शायद, ये वाला पूरा सीन था। इनफैक्ट केपी का नाम तो आता रहता है बीच बीच में, तो ये चीज़ थी पूरी। अच्छा, मुझे इसमें एक पूछना है कि हर्षद मेहता तो चले गए हम्म। और उनको बख्शा भी नहीं गया, पॉलिटिकली भी काफ़ी अच्छे से क्लियर किया गया वो। केपी बच जाते हैं, क्यों? केपी के बचने के रीज़न सिंपल सा है, जो भी रूलिंग बिजनेसमैन होते हैं उनके ये अच्छे दोस्त हैं, जो भी मित्र होते हैं उनके ये अच्छे मित्र रहते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करते कि जो प्रधानमंत्री हैं पब्लिकली जाके उनका नाम हम गलत तरीके से उछालें। हर्षद मेहता के 2 रीज़न थे जिसके कारण उसका फॉल हुआ। आप जब एक 18,000 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग वर्ली अपार्टमेंट के सामने हाथ में गोल्फ क्लब लेके दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन्स के सामने कवर फोटो खिंचाओगे, 45 लाख की लेक्सस जो उस समय पे लोग सोच नहीं सकते थे, उसको 55 लाख में खरीदने के बाद आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक के सामने वो गाड़ी पार्क करोगे ये कह के कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ और मैं बहुत डिस्क्रीट रहना चाहता हूँ, किसी को पता ना। भाई साहब, आप इतने बड़े ऑफिस के सामने 55 लाख की गाड़ी लगा रहे हो जो किसी के पास होती नहीं है, लाख रुपए की गाड़ी नहीं है, तो वो सीक्रेट मीटिंग नहीं होती है। तो जब आप ये कर रहे हो
और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री पे सूटकेस खोल के आप एलिगेशन लगा देते हो, जो हो सकता है सच हो गलत हो हमको नहीं पता, एलिगेशन तो लगा ही दिया, एलिगेशन लगा देते हो। तो हमारे देश में कुछ भी करना चाहिए, पहला पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेना चाहिए, दूसरा ओपनली बहुत सारे राज खोलने नहीं चाहिए जो हम लोग खोल दे रहे हैं, और तीसरी चीज़ है कुछ भी हो जाए आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छी बना के रखनी चाहिए। आपने ये 3 रूल तोड़ा तो आपका भंडा फोड़ा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे देश के एक उद्योगपति है जिनके बड़े भाई तो बहुत बड़े बन गए हैं, छोटे भाई 2020 है शायद, उनने खुद ने घोषित कर दिया कि मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास 1 रुपए खाने के पैसे नहीं है। वो बात अलग है, उनके पास एक, मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हमारे देश में वो उद्योगपति ऐसे हैं जो घोषणा कर चुके कि मैं बैंकरप्ट हूँ, लेकिन एक अबोर्ड करके उनका खुद का घर है जिसका कॉस्ट मात्र 5,000 करोड़ रुपए है, 5,000। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उनकी माँ के नाम से वो घर, सब दूसरों के नाम पे, और माता जी पॉकेट मनी देती है उनको। हाँ, जो भी हो सकता है, बट जस्ट इमेजिन करो यार, हमारे देश का एक बैंकरप्ट बिजनेसमैन, बैंकरप्ट मतलब हवाले कुछ नहीं है, लेकिन वो 5,000 करोड़ के अबोर्ड नाम के घर पे रह रहे हैं। उनके घर पे 4-5 रोल्स रॉयस हैं, 3-4 फरारी हैं, लैम्बोर्गिनी हैं, उनके अंदर 17 माले का अपार्टमेंट है, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। एक फॉरेन बेस्ड वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट ने, एक फॉरेन डायरेक्टर ने आके इनके साथ इनके घर का अंदर का थिएटर बनाया है। ये स्टेट है हमारे देश के बैंकरप्ट। तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों कुछ लोगों को लंदन भागना ही पड़ता है और क्यों कुछ को नहीं भागना पड़ता है, ये बैंकरप्ट होके भी एंजॉय कर लेते हैं कुछ इतना ज़्यादा। तो ये थोड़ा सीन अपने इधर चलता रहता है। तो क्या कारण रहा होगा इसके पीछे कि एक भाई तो इतना बड़ा, इंडिया का रिचेस्ट, और कोई उसको हिला नहीं पाता है, हिलाया तो हिल जाता है, इनफैक्ट एशिया का रिचेस्ट। हाँ, मतलब एशिया तो क्या ही है, डुंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है ना। हाँ। और दूसरा बैंकरप्ट होके परेशान है। तो इसका ना पूरा किस्सा समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से कि वाई ये स्प्रेड हुआ था। वैसे 2018 में ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल आता है जो बताता है कि हाउ इंडियाज रिचेस्ट ब्रदर्स हैव अ वेल्थ सेपरेशन ऑफ $50 बिलियन। उसमें बताया गया है, ग्राफ देके बताया गया हुआ कि एक भाई एकदम ऊपर चले गया, ग्राफ दिखा हुआ, और एक एकदम नीचे चले गया। इस तरह से पूरा ग्राफ बताया गया कि एक भाई एक समय पे $50 बिलियन के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया होगा, लेकिन आज वो $1-1.5 बिलियन पे रहा। दिस इज बिफोर फाइलिंग द बैंकरप्सी। तो इसका किस्सा कहाँ से शुरू होता है, इसको किस्सा शुरू होने से पहले मैं दोनों का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ताकि लोगों को पता लगे कितना शेयर पावर है। हमारे देश के ये उद्योगपति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एकमात्र ऐसे उद्योगपति हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद जेड सिक्योरिटी मिली है। हर महीने 18 लाख रुपए ये सिर्फ सिक्योरिटी में खर्च करते हैं, इस सिक्योरिटी में, अलग से और सिक्योरिटी, खुद प्राइवेट अलग से। एग्जैक्टली। ये अकेले व्यक्ति हैं जिनके पास जो BMW है वो सेम नरेंद्र मोदी जी जैसा है, बुलेट प्रूफ नहीं, बॉम्ब प्रूफ। बॉम्ब प्रूफ। अरे बाप रे। ये वो व्यक्ति है जिनके पास घर पे सिर्फ 600 नौकर है, 16,000 करोड़ का इनका घर है। दिन का अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये दिन के ये व्यक्ति 150 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो ये है बड़े भाई। छोटे भाई का जैसे मैंने बताया आप लोगों को, अबोर्ड नाम का घर है, अच्छा खासा 7,000 करोड़ का, 5 से 7,000 करोड़ के बीच में एस्टिमेट किया जाता है। हेलीकॉप्टर में पहले जाते थे, वो अपन आते हैं इस पे। फिर उसके बाद घर पे बहुत सारी आलीशान गाड़ियाँ, लेकिन बैंकरप्ट है। तो इस कहानी की शुरुआत अगर टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन धीरूभाई सर हैं, धीरूभाई अंबानी सर, जो मैं खुद उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ कि यार देखो, 0 से 25,000 करोड़ कमाना मेरे हिसाब से बहुत पहला माइलस्टोन होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो आज हमारे देश के सबसे धनी इंसान ने कुछ नहीं किया, ऑब्वियसली उसको ऊपर ले जाना भी बड़ी बात है, बट 0 से स्टार्ट करना अलग मैं मानता हूँ कि 0 से ऊपर ले जाना इज द बिगेस्ट, और वो भी ऐसे समय पे जब आपने कुछ फिगर आउट नहीं किया, पॉलिसी आपके हिसाब से नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है, रिलेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप ग्राउंड से आप वो कर रहे हो। तो धीरूभाई सर ने ये सारी चीजें करी हुई थी, ठीक है। तो 2002 में दुर्भाग्यवश हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है इनकी, धीरूभाई सर की। अब इससे पहले उन्होंने अपने बच्चों को तैयार करना शुरू किया था। तो उन्होंने, जो छोटा भाई था वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट जैसे कहते हैं ना, सबसे मिलना जुलना, पार्टियों की शान, उठना बैठना, नेचर पता चल गया था पापा को, फ्लैम्बॉयंट, स्मार्ट भी था, स्मार्ट था, दिखने में स्मार्ट था, सब कुछ था। तो पिताजी ने इनको बनाया था कंपनी का स्पोक्स पर्सन, जो मीडिया में जो सब बताएगा कि आज हमारी कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है, मीडिया बाइट्स ये देंगे। छोटा भाई इंट्रोवर्ट था,
डिटेल वर्क करता था, अपने काम पे ध्यान देता था, ग्राउंड वर्क। तो जैसे जामनगर का प्लांट हो गया, बड़ा भाई सॉरी, तो उनको वो सारा काम दिया हुआ था, डिटेल्ड इंट्रोवर्ट, जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस वाला काम, और दोनों भाई अपनी जगह पे सही थे। अब छोटा भाई देखो, जो भी एक्सट्रोवर्ट होगा उसके थोड़े बहुत कारनामे हो जाते हैं। छोटा भाई एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक समय पे इनके दोस्त आज भी हैं, इनके दोस्त अमिताभ बच्चन है। तो अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अमिताभ बच्चन एक समय पे बैंकरप्ट हो गए थे। 90 करोड़ का इनको डेट था, कर्जा था उस समय पे। तो ये छोटा भाई ने अपने पापा को जाके बोला, यार पापा देखो इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो थोड़ा, अब उस समय पे ये 10,000 8,000 करोड़ के मालिक थे। तो उनके पापा ने सीधे, दोस्ती यारी आप देखो इतने बड़े, पापा ने बोला जो भी है मैं तुम्हारा चेक काट के दे दूंगा। 50 करोड़ का ऑफर कर दिया था। एग्जैक्टली, अमिताभ बच्चन ने खुद ने बताया। एग्जैक्टली 50 करोड़ का तो ऑफर कर दिया था। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि वो पूरा भी कर देते हैं। अच्छा, पूरा भी कर देते हैं, क्योंकि दोस्ती इतनी अच्छी थी। आप सोचो छोटे भाई के साथ। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने थोड़ा ईगो पे लिया, मतलब ईगो पॉजिटिव सेंस कि मैं एक सेल्फ सफिशिएंट हूँ। 90 करोड़ के नुकसान होने के बाद भी वो बंदा बैंकरप्सी से भी निकला, जो काम मिला केबीसी चलाया, सब चला, और आज देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अमिताभ बच्चन लेजेंड, ही इज लेजेंड फॉर अ रीजन, इंडिया का सबसे बड़ा। एग्जैक्टली। और ठीक उसी के 8-10 साल बाद धीरूभाई सर ने भी ये चीज़ कही थी कि यार मेरा छोटा बेटा आया था मेरे पास इनका वो लेके, लेकिन ये बंदा देखो कितना स्वाभिमानी था, इसने खुद ने ये चीज़ बोली। एक एजीएम में अपने दोस्तों को बताया था धीरूभाई सर ने। तो जस्ट इमेजिन, अमिताभ जी भी वहाँ पर आए थे, क्या रिस्पेक्ट बनी होगी कि यार ये बंदा जीरो से। तो पहली चीज़ है, ये थोड़ा मोटिवेशनल भी हो गया बातों बातों में। लेकिन आज कोई भी अगर डाउन है, चाहे कोई कर्जे में है, चाहे कोई नुकसान में है, चाहे उससे वो कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, वो नहीं चल रहा, यार लुक एट द लेजेंड लाइक अमिताभ बच्चन। 90 करोड़ के नुकसान से अगर बंदा, वो भी उस समय की बात है, उस समय 92 में 90 करोड़ भाई साहब। आज के हिसाब से वो 200 400 500 कुछ बोलेगा यार तो अमिताभ बच्चन था। भैया अमिताभ बच्चन में कुछ भी हो, 2 हाथ है 2 पैर है, कितने सारे लोग, हाँ, तो डेट में तो कितने सारे लोग और बैंकरप्ट हुए ही ना, सिंपल सा है। लेकिन दैट इज द पावर। तो एनीवेज, तो 2002 में दुर्भाग्यवश धीरूभाई सर का देहांत हो गया। उनसे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि उन्होंने अपनी विल नहीं लिखी थी, बच्चों के बीच में क्या बंटवारा होगा, क्या होगा। उस समय पे एक चलता था हिंदू सक्सेशन एक्ट, और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ये था कि अगर किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है और उसकी बहुत संपत्ति होती है, और अगर उसको बांटा नहीं गया है लोगों के बीच में, तो ये डिसीजन फैक्टर विडो के पास होगा, मदर ऑब्वियसली जिस कोकिला बहन के पास रहेगा, और दोनों भाई हैं और ये सब मिलके मैनेज करके ये डिसाइड करेंगे, म्यूचुअल। अब माँ को लगा था यार दोनों बच्चे पले बड़े, इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साथ में ये चलाएंगे। तो सीनियर पोजीशन बड़े भाई ने ले ली, ऑब्वियस सी बात है 2 साल बड़े हैं तो वो लेंगे, और जूनियर ने करी। लेकिन मन में थोड़े क्लेश चालू होने लगा। पहला क्लेश कब चालू हुआ था, जब धीरूभाई सर जिंदा थे। कैसे कि भैया फ्लेम बॉन्ड थे छोटा भाई, तो छोटा भाई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ बैठना उठना था। तो टीना नाम की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, तो पसंद आ गई। तो घर पे बोला देखो प्यार तो ऐसी चीज़ है भैया, अमीर गरीबी देखती नहीं है। पापा हमको तो शादी करनी है टीना जी से। जी तो नहीं बोला होगा बट ठीक है, टीना से शादी करनी है। घर वाले रेडी नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन आप यूजुअली देखोगे कि कोई भी बड़ा व्यापारी उसका बच्चे को डायमंड मर्चेंट से शादी करते हैं, या इस तरह से अपने अपने सोसाइटी स्टेटस हिसाब से। और उस समय पे बॉलीवुड को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं, और उतना उस समय पे उतनी कमाई भी नहीं थी ना जितना आज है। तब लैक्स में चलते थे, कमर्शियलाइज नहीं था। तो वो अनसर्टेनिटी, और प्लस थोड़ा बॉलीवुड नाम आते ना, थोड़ा वो लगता था कि यार डाउटफुल, कुछ ड्रग्स करते होंगे, कुछ ये करते होंगे, कंट्रोवर्शियल। तो कोई दुनिया, हमारे देश की सबसे बड़ी फैमिली थोड़ी चाहेगी कि ये चीज़ हो। तो बहुत अड़ गए थे। लेकिन देखो एट द एंड छोटे बेटे के प्यार में मानना ही पड़ा। राजा बेटा लाडला बेटा, तो मानना पड़ा। तो मन नहीं था तो भी कर दिया, ले भाई चल ठीक है। अब ट्रेड तभी नोटिस करना था, ये राजा बेटा के ट्रेड्स तब से ही थे। ये थोड़े जिद्दी थे, नहीं मेरे को चाहिए मम्मी, अड़ जाते थे। और ठीक है, उनका भी सही था। अब क्या होता है कि दुनिया की सारी बड़ी स्ट्रेंजली हमारे देश में सारे बड़े पार्टीशन भाइयों के बीच में कभी ना कभी किसी विमेन के कारण ही होती है। महाभारत भी हो गई विमेन के कारण, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। विमेन बेस्ट मच बेटर देन यू एंड मी है, बट एक जनरल है, आप नोटिस करो। महाभारत पैटर्न है, एक विमेन के कारण हुई। अगर आप पैटर्न नोटिस करो, रामायण एक विमेन के कारण हुई है। और यहाँ पर भी माना जाता है कि बहुओं के बीच में आपसी मतभेद पहले शुरू हुआ, भाइयों से पहले क्लेश शुरू हो गया। क्लेश इस लेवल पे बढ़ गया कि भाइयों के दिमाग में इतना ज्यादा वो हो गया कि आप इमेजिन नहीं करोगे, एक ही घर में दोनों भाई रह रहे हैं, दोनों भाई अपने नौकरों के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। देख तो मुकेश निकला, सॉरी हाँ ठीक है,
चल जाएगा। हाँ देख भैया निकले हैं क्या? हाँ देख तो भैया निकले हैं, अच्छा भैया निकल रहे हैं, 10 मिनट हो जाए निकल जाए, क्योंकि नहीं तो पार्किंग में मिल जाएंगे, निकल जाए फिर मैं आऊँगा। बड़े भैया भी वैसे बोले अच्छा वो ऑफिस निकला कि नहीं, अच्छा सो रहा है, चलो मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। मतलब अपने घर में आने जाने का टाइमिंग इतना कोऑर्डिनेट हो रहा है, खतरनाक वाला, क्लैश ना हो, क्लैश ना हो। छोटे भाई ने जब अपना घर बनाया, घर के अंदर एक थिएटर बनाया, 50 सीटर का थिएटर बनाया, सबको इन्वाइट किया, बड़े भैया को नहीं इन्वाइट किया गया। हाँ, इतना क्लेश हो गया था भाई साहब, तो बहुत बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा था। तो इतना ज़्यादा गर्मी कि उस समय पे जो हमारे उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोल दिया नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। क्यों? बिकॉज रिलायंस के पास उस समय पे सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव और इकोनॉमी को चलाने वाली कंपनीज थी। आप देखो हमारे देश में जब भी कोई रिचेस्ट रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रहते हैं, वो हमारे देश के ही जो कुछ अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो वाले लोग रहते हैं। तो इतना ज्यादा इनके बीच में चल रहा था, तो नेशनल सिक्योरिटी के तो उन्होंने बोल दिया कि भैया देख लो, अब तुम संभाल लो इस हिसाब से। तो 2005 में मम्मी को स्टेप इन करना पड़ा इस मामले में, और बोला गया कि 2005 में फाइनली बंटवारा हो। विभाजन के टाइम पे एक एग्रीमेंट किया गया दोनों भाइयों के बीच में। ये क्या एग्रीमेंट था? पहला एग्रीमेंट था कि 10 साल तक तुम दोनों एक दूसरे के सेक्टर में नहीं घुसोगे, दैट इज द कॉम्पिटिशन नहीं करोगे, कॉम्पिटिशन नहीं, 10 साल बाद आप घुस सकते हो। और दूसरा ये किया गया कि डिसाइड किया गया कि भाई राइट टू सेल ऑफ स्टेक पहला दोनों भाइयों को एक दूसरे को मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो भाई हैं, इसने एक कंपनी चालू की, दूसरे ने एक कंपनी चालू करी, इसको इस कंपनी का स्टेक भी बेचना है या डील करना है, तो पहला ऑफर इस भाई को मिलेगा। ये मना करेगा तो ठीक है, फिर आगे जाएगा। वैसे वो दोनों फॉलो नहीं करते थे इस चीज को, बट ठीक है। तो ये वाला चीज हो गया। और तीसरा एक और सेटिंग हुई है। तीसरा सेटिंग ये हुई थी कि दोनों भाइयों को मतलब ये कोऑर्डिनेटेड आपसी मतलब प्यार प्रेम मोहब्बत में ये चीजें हुई। छोटा भाई थोड़ा फ्लेम पॉइंट शो ऑफ और नए जमाने का था, बड़ा भाई थोड़ा ट्रेडिशनल था। तो बड़े भाई को ट्रेडिशनल कंपनीज दी गई, ट्रेडिशनल कंपनीज जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया और इस तरह की चीज। पर उसमें कहा जाता है कि उनका इंटरेस्ट जिन कंपनियों में था उनको वो दिया नहीं गया। ये उन्होंने बाद में बोला है, उन्होंने बाद में बोला है। तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस समय पे तो वो वाली बात हो जाती है जो लड्डू दूसरे को मिल हाँ एग्जैक्टली। देखो यार, क्योंकि टेलीकॉम को लेकर उनके बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन थे, उसके बाद उन्होंने टेलीकॉम बहुत बड़ा एक नेटवर्क भी बना लिया, जिससे बीएसएनएल। एग्जैक्टली नहीं, तो अब उसमें सीन क्या हो गया था, मगर इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सैलरीड वाले बंदे को लगता है बिजनेसमैन वालों की क्या लाइफ है, बिजनेसमैन को लगता है कंटेंट क्रिएटर की क्या लाइफ है, कंटेंट क्रिएटर को लगता है ट्रेडर की क्या लाइफ है, ट्रेडर को लगता है कि भैया ऑप्शन ट्रेडर की क्या लाइफ है, ऑप्शन ट्रेडर को लगता है सैलरी मिल जाए तो मजा आ जाए। और उसके लिए आजकल डिस्क्लेमर भी खुलता ही है, अपन को डीमैट में देखते हैं। तो न्यू एज कंपनीज जो इसका बहुत तगड़ा फ्यूचर रहता है वो छोटे भाई को मिलता है कंसिडरिंग इज एट्रीब्यूट, बड़े भाई को मिलता है ओल्ड एज ट्रेडिशनल कंपनीज। ट्रेडिशनल कंपनीज में पेट्रोकेमिकल और ये हो गया, गैस हो गया। छोटे भाई को 3 मेजर मिलती है, एक टेलीकॉम मिलता है, एक पावर मिलता है, और एक उनको मिल जाता है कैपिटल, एनबीएफसी एक उनकी जो रहती है। ये छोटा भाई भी अभी खुश है, ठीक है। छोटा भाई इसलिए खुश है बिकॉज शुरुआत में दोनों खुश हैं, अभी खुश है, अभी तो चल रहा है सब बढ़िया, क्योंकि छोटे भाई को पहली बार रियल आज़ादी मिली है, बड़े भैया के छत्रछाया में नहीं रहना है। क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मतभेद हो गया था कि जब दोनों साथ में भी थे 2005 के बीच में, 2002 से 2005 के बीच में इतना ज़्यादा अनबन हो गई थी कि बड़ा भाई बोलेगा ये वाले पे सैंक्शन कर दो प्रोजेक्ट, छोटा भाई बोलेगा ये वाले पे कर दो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था, दोनों एक दूसरे को पूछ भी नहीं रहे थे, एम्प्लॉय परेशान, बोर्ड में भी कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि आप सोचो ना एम्प्लॉय को 2 ऑर्डर आ रहे हैं और दोनों में नौकरी जानी है उसकी, इसकी नहीं सुनी तो नौकरी जाएगी, उसकी नहीं सुनी तो एम्प्लॉयज भी परेशान, तो रेवेन्यूज में भी बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था उस चक्कर में। तभी तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू आया और मम्मी को स्टेप इन करना पड़ा। रिलायंस को कुछ हो जाता तो इकोनॉमी हिल जाती। एब्सोल्युटली, तो ज्यादा लोचा हो जाता, एग्जैक्टली। तो और एक इसमें डील ये हुई थी कि बड़ा भाई क्योंकि गैस इससे डील करता है, हाँ। तो छोटा भाई जब पावर प्लांट जब सेट करेगा तो गैस डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, कुछ परसेंटेज डिसाइड हुआ कि भाई अपना एक फैमिली का है तो कुछ तो भैया प्रॉफिट होना चाहिए ना वहाँ पे। तो ये अपन ने शुरू किया। छोटे भाई को इतनी जल्दी थी कि उसने ये विभाजन होते ही 2-3 दिन के अंदर 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी सैंक्शन करवा लिए। क्यों? इसका रीजन समझो, आगे निकलना है, जेलेसी। ओके, बड़ा भाई से ज्यादा रिच होना है। और वो थोड़े समय के लिए हो भी गए थे? नहीं हुए, नहीं हुए थे, थोड़े से रह गए, हल्के से। अच्छा। मतलब वो एक आध दिन को तो मैं बोलूंगा नहीं यार कि वो एक आध दिन यार आप नहीं बोल सकते हो, उतने में तो लोगों को पता भी नहीं चलता। लॉन्ग नहीं थे, ईयर लॉन्ग तो कुछ दिनों के लिए, कुछ ही दिन के लिए। तो ये छोटा भाई बिल्कुल बढ़िया, और छोटे भाई अच्छे स्पीड में भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेट लेने लग गए, कर्जा लेने लग गए, क्योंकि इनकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। वहीं पे बड़े भाई धीरे धीरे हौले हौले करके वो चल रहे हैं अपना, वो भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी ग्रो कर रहे हैं, दोनों की इनकम बढ़ रही है। मीडिया के लिए तो इट इज बिकमिंग अ रिचेस्ट फैमिली, है ना।
जैसे रॉथस्चाइल्ड्स हो गए या फिर रॉकफेलर्स हो गए, इसको हम वही वो लाइक का टारगेट होगा तभी हम डिस्कस करेंगे वो। हाँ, ये दो अपन रॉथस्चाइल्ड तो ऐसी चीज है, उसमें घुस गए तो बहुत चीजें हैं, दिमाग मतलब फट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पूरा पॉडकास्ट उस पे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो बहुत सारी चीजें अपन और डार्क में चले जाएंगे अपन। डार्क मतलब ये परिवार तो कुछ नहीं है उसके वो सामने। तो कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब बड़े भाई ने ना थोड़े से रोड ब्लॉक्स बना दिए थे छोटे भाई के। कैसे? जो टेलीकॉम वाली कंपनी थी वो चालू बड़े भाई ने करी थी एक्चुअली में, पापा के निर्देशन में बड़े भाई ने करी थी। और बड़े भाई ने 2-3 चीजें बोल दी थी। पहला, कस्टमर्स को बोला था हमेशा सस्ता रहेगा। तो एक आरपू करके कंसेप्ट होता है टेलीकॉम कंपनीज में, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो उस समय पर बोला गया था कि आरपू जो रहेगा, तो उसमें क्या हो रहा था, इसको एक टेक्निकल टर्म्स नहीं करता पर नॉर्मल टर्म्स में अगर सोचें तो अगर कॉस्ट ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर को अगर मेरे को एक्वायर करना है, तो मार्केट में बाकी सब लोग 80 रुपए में अगर ले रहे थे, 80 रुपीज में ले रहे थे, ये लोग 120 रुपीज में ले रहे थे। शॉर्ट टर्म में तो चलो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म में तो लॉस स्ट्रेटेजी होनी है। हाँ। दूसरी चीज है, बड़े भाई ने कस्टमर्स को सबको प्रॉमिस कर दिया था पहले से, ये विभाजन से पहले, हमेशा सस्ता रहेगा, टेंशन मत लो। और तीसरा ये प्रॉब्लम था कि जब छोटा भाई भी आया था उसी के बीच में एक डील हो गई थी। उस समय पे क्या हो गया था कि 2 तरीके के यूजेज होते थे टेलीकॉम पे, एक CDMA होता था, एक GSM होता था सिम में। CDMA बड़े लोगों की चीज होती थी, महंगी होती थी। इन लोगों ने बड़े लोगों की चीज सस्ते में देने की कोशिश करी। ओके। और GSM वो था जो इनके कॉम्पिटिटर हो गए। जैसे एक का सिम मैं यूज करता हूँ, हाँ। उन लोगों ने वो यूज करना शुरू किया GSM। फिर एक का सिम बाकी लोग यूज करते, बचे ही 3 है तो क्या ही बोले। क्या ही वही तो वो लोग यूज करते थे। तो जो छोटे भाई को जब तक मिली थी तो इनका मार्केट शेयर करीब 75% का था, 75%। और प्रॉब्लम ये भी था कि 75% रेवेन्यू इनकी पूरी कंपनीज की, तीनों कंपनीज की आती इधर से ही थी, टेलीकॉम से आती थी। मतलब आप एक तरीके से सोचो, जिस दिन टेलीकॉम गई उस दिन रेवेन्यू की तो लगनी है। हाँ। लेकिन बड़े छोटे भाई ने ये सोचा था कि धीरे धीरे करके मैं ग्रो इतना जल्दी कर लूंगा कि ये गिरने से पहले मेरे बाकी चीजें रेडी हो जाएंगी। एंड दैट इज वेयर ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन वन थिंग। वो एक चीज पे काम करना शुरू किया, दादरी प्लांट। दादरी में एक पावर प्लांट बनाना शुरू करा। दादरी कहाँ पर? दादरी हमारे इंडिया में एक जगह है, ठीक है, वहां पर उन्होंने शुरू किया। और इनका ड्रीम था दुनिया का सबसे बड़ा हम पावर प्लांट बनाएंगे, दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का। उनकी हर चीज वैसी ही रहती थी ना, बड़ा बड़ा सोचो तो बड़ा सोचो, छोटा तो सोचना ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो ये इनने प्लान किया था, एम्बिशियस था, लोग इससे इंस्पायर्ड थे। और इसीलिए 2008 में जब छोटे भाई का IPO आया, आप जान के हैरान हो जाओगे, हमारे देश का एक एंटरप्रेन्योर, आजकल के IPO तो कुछ भी नहीं है, इस बंदे का जब IPO आया 1 मिनट के अंदर 11,000 करोड़ आपके अकाउंट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 11,000 करोड़। मैसिव सब्सक्रिप्शन इतना ज्यादा कि घर पे काम करने वाली बाई तक अप्लाई कर रही है, रास्ते में चलाने वाला ड्राइवर है उस पर अप्लाई कर रहा है, ऑटो रिक्शा वाला जिसको कुछ नहीं पता वो अप्लाई कर रहा है, सब उससे जुड़ना चाहते हैं, सब। क्योंकि एक तो इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और ड्रीम इतना बड़ा है, हर कोई, बहुत बड़ा सपना बेचा गया था। और तब तक सेल हुई थी उनकी कंपनी की 15 लाख। किसी ने काश नोटिस की होती कि रियल सेल ऑन बुक्स 15 लाख से। अच्छा, मुझे लगा 15 लाख करोड़। 15 लाख पर 11,000 करोड़ उठाए गए। 1 मिनट में आ गए 15 लाख में 11,000 करोड़। तो काइंड ऑफ क्रेज। आपको एक और शॉकिंग दूं, एक शॉकिंग न्यूज देता हूँ। आज मार्केट में कितना परसेंटेज पार्टिसिपेशन हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में? 4% के आसपास। 3 पकड़ो यार, वो वापस कम हो गए, डीमैट बंद भी तो होते हैं, जब भी नीचे जाता है बंद हो जाते हैं। 3% का पार्टिसिपेशन है, उस समय 13% का पार्टिसिपेशन था। हो गए शॉक। आपको समझना अब पड़ेगा क्यों 2008 के क्राइसिस के बाद भी आज इतने लोग रोते हैं कि भैया शेयर मार्केट जुआ है। हर्षद मेहता ने नहीं बदनाम किया था शेयर मार्केट को, ये उन लोगों के जख्म इतने ज्यादा भर गए कि वो वापस आना ही नहीं चाहते शेयर मार्केट में, क्योंकि 13% का पार्टिसिपेशन इंडिया में था शेयर बाजार में, जो आज तक उतने लेवल पे नहीं आ पाया। 13% का था वो, ना वो खुद आए ना वो अपने बच्चों को आने देते हैं। यूएस की जितना जब हो जाएगा तो मार्केट में ये हो जाएगा। हुआ भी था उस टाइम पे। तो आप खुद सोचो, अब समझ में आ रहा है क्यों इतने सारे लोग उसको, आज भी आप देखोगे कोई पुराना बंदा होगा ना मार्केट में, वो आज भी वो 92 से ज्यादा वो याद करता है यार 2008 में तो यार घर बिक गया था, क्योंकि लेजिट ये हुआ था। और हुआ था, लोगों के घर बिक गए, बिल्कुल घर बिक गए थे। वो तो खैर क्राइसिस भी घर के कारण ही हुआ था, बट वो घर सही में बिक गए थे। और उसके ऊपर अपन अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। चलो ठीक है, अगले में उस पर अपन भी डिस्कस करेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें हो रही थी, तो छोटे भाई बड़े भाई पे वापस आते हैं। तो ये IPO भी खतरनाक, ये बोला सारा चीज़। इस बीच में ना कर्जे पे कर्जे बहुत चल रहा है। तो पहला चैलेंज क्या हो गया, ये CDMA चलाते थे, GSM ने टेक ओवर कर दिया, तो ऑलरेडी थोड़ा सा मार्केट शेयर घटने लग गया। बाकी लोग न्यू चीज़ें ला रहे थे,
1 मिनट नहीं क्या था, 1 सेकंड 1 पैसा, इस तरह के ऑफर्स आने लग गए थे। तो बाकी लोग 24 घंटे के अंदर रोल आउट कर रहे थे ऑफर। ये लोग बैठ के अरे नहीं अपना तो बढ़िया चल रहा है, अपना तो बढ़िया चल रहा है, अपन सस्ते में करेंगे, नुकसान लो अपना बढ़िया चलेगा। बाद में छोटे भाई की वाट लगाने के लिए हमारे बड़े भाई आ गए। 10 साल ओवर हो गया। 2016 में एक अनाउंसमेंट होता है कि हम पूरी दुनिया को पलटेंगे और हम फ्री में डेटा अगले 2 साल तक देने वाले हैं। और भाई साहब देश में कुछ भी कर लो, फ्री ऐसा शब्द रहता है ना कि सबका वो हो जाता है, लाइनें लग जाती है। अरे भाई साहब, तो खतरनाक वाला मार्केट शेयर का डिक्लाइन शुरू हो गया। बड़े भाई का सूझबूझ आप देखो, बड़े भाई ने ये गेम कब खेला है, लोग ये तो एनालाइज ही नहीं किए। मुकेश अंबानी बिकेम रिच नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जियो बट टाइमिंग ऑफ जियो। कैसे हुआ था मैं बताता हूँ। 3G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है, हर बंदा 3G के स्पेक्ट्रम पे बैठा हुआ है। मुकेश अंबानी कहीं तक नहीं था, किसी को पता भी नहीं चलेगा वो पीछे से टेलीकॉम पे वर्क कर रहा है, वो वेट कर रहा है 10 साल कब खत्म हो जाएंगे एग्रीमेंट के। और इंटरेस्टिंगली होता है कि भाई जिस दिन अनाउंस होता है उसी के कुछ दिन बाद एक और साइड में ऑक्शन चलता है। ये ऑक्शन चलता है 4G पे और उसमें कोई लोग नहीं रहते। लेकिन उसमें मुकेश अंबानी भी नहीं था, उसमें एक थर्ड कंपनी थी, इन्फोटेल नाम की एक कंपनी थी। इन्फोटेल कंपनी ये सारी लेती है, जिसपे रातों रात मुकेश अंबानी 95% स्टेक लेके 4,500 करोड़ में इस कंपनी को लेते। लोग सोचेंगे क्यों? क्योंकि ये एकमात्र कंपनी थी जिसने लास्ट 4 साल में पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर 4G नेटवर्क का बिछा दिया था। जहां बाकी लोगों ने अपना काम भी शुरू नहीं किया था, जिसमें 3 से 4 साल लगेंगे, ये लोग पहले से रेडी थे। मौका बना, 10 साल खत्म हुए, अनाउंसमेंट हुआ, मौके पे चौका, फ्री डेटा सब कंज्यूम कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जियो के लॉन्च के पहले एवरेज यूजेज जो हमारा डेटा का होता था वो 150 MB पर मंथ होता था। 3G टाइम पे 2G 3G जो वो 2G चलता था ना, बफर चलता था, 150 MB होता था। जियो आने के बाद 15.8 GB पर मंथ का डेटा कंजम्पशन होने लग गया। 150 MB तो अभी 10 मिनट में रील घुमा के खत्म। एब्सोल्युटली। तो ये वाला उनने मास्टर स्ट्रोक खेला। तो ऑलरेडी छोटे भाई की कंपनी कर्जे पे कर्जे चल रही थी। दूसरा, बड़े भाई ने आके वाट लगा दी है। तीसरा क्या हो गया कि भैया अब दादरी प्लांट पे आते, चलो ये टेलीकॉम तो 75% रेवेन्यू ये तो अब जा रहा है, CDMA महंगा पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जा रहा है, अब एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि लोन जो लिया उसको कहीं ना कहीं लौटाना पड़ेगा। तो अब दूसरा प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? दूसरा प्रॉब्लम शुरू होता है दादरी प्लांट पे। पहला प्रॉब्लम क्या होता है? बड़ा भाई, आपको याद है हमने बात करा था, एग्रीमेंट हुआ था कि कॉस्ट आधा रहेगा गैस का, पावर के लिए कुछ % का डिस्काउंट मिलेगा। अब डबल हो गया। क्यों? स्पेशली उनके लिए डबल हो गया, सबके लिए। एक्चुअली में क्या होता, जो मार्केट रेट चल रहा था इनको आधे रेट में मिल रहा था, ऐसा समझो। तो अब ये मार्केट रेट का हो गया। ओके। तो जितने पे मिल रहा था उससे डबल हो गया, डिस्काउंट तो इसको आप समझो कि जो छोटे भाई ने अपना कैलकुलेशन बिठाया था प्रॉफिट का, वो पूरा हिल गया। क्योंकि इनपुट कॉस्ट जब तक 50% नीचे रहेगी तभी प्रॉफिट होगा। तो उसका भी अग्रीमेंट का डेडलाइन कुछ खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग है, इनका एग्रीमेंट ही चैलेंज हुआ भैया। दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई है। महाभारत ऐसे ही थोड़ी हुई है। सेकंड पार्ट ऑफ महाभारत हुई थी अभी। कोर्ट पे कोर्ट लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में छोटा भाई जीत गया था कि मेरा बड़े भाई ने मेरे साथ चीटिंग करी है, ऐसे कैसे हो सकता है, तमाजी सटक ली, ऐसा नहीं बोला था बट हाँ ये हो गया था इमोशन से। तो हाई कोर्ट में तो बड़े भाई हार गए थे। लेकिन बड़े भाई ने ना एक चीज अपने पिताजी से सीखी थी, उसको थोड़ा सा मैं छोटा सा ब्रीफ करता हूँ। 1971 में हमारे देश में एक इमरजेंसी घोषित की जाती है हमारे उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा, क्योंकि उस समय पे इंडो पाक का बड़ा वो चीज़ चल रहा था। और उस समय पे क्या हो गया था कि इंदिरा गांधी जी ने एक चीज़ सबसे बड़ी करी थी, मीडिया हाउसेस को अपने अंडर ले लिया था, कंट्रोल में। ठीक है, मीडिया हाउसेस को कंट्रोल इसलिए ले लिया था क्योंकि उनको पता है, जैसे आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया बोलते हैं, सोशल मीडिया पे अगर आज को किसी भी कोई भी एरा गैरा अगर 4 वीडियो किसी अगेंस्ट पे बना देता है तो हम परसेप्शन बना लेते हैं बिना अपने दिमाग लगाए हुए। ठीक है, तो सेम चीज वही हो गई थी कि परसेप्शन बनाने के लिए मीडिया चाहिए। और ये इंदिरा गांधी जी ने अच्छा किया था, जब हर जगह वायलेंस हो सकता था उस चीज को पूरे तरीके से कंट्रोल किया था। इनके जो बड़े भाई के पापा, मतलब दोनों के पापा होंगे, पापा जब एक ही पापा थे उनके, तो जब वो नोटिस कर रहे थे तो उनको 2 चीज समझ में आई। फर्स्ट, मीडिया इज वेरी पावरफुल, इससे हम लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। और पब्लिक नैरेटिव, बिल्कुल ब्रिंग नैरेटिव। और दूसरा है कि अगर हम किसी तरह से ऊपर जो लोग बैठे उनको खुश रख सकें, मित्रता बना सके, तो हमारी सारी चीज हो सकती है। तो बड़े, ऐसा नहीं था छोटे भाई के मित्र नहीं थे, छोटे भाई खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, है ना, राज्यसभा में थे, पर बड़े भाई के रिश्ते और ज्यादा अधिक थे, समझ रहे, मिठास ज्यादा थी। तो इसको एक तरीके से समझो कि अगर छोटा भाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेके जाओ, छोटा भाई अगर हिरण को जानता है तो बड़ा भाई सल्लू भाई को जानता है।
अच्छा इस हिसाब और से। इसमें एक मैं और बता देता हूँ, तब के जो गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे जो नए नए बने थे, उनसे भी काफी अच्छे बड़े भाई के रिश्ते थे। नाम लोग गेस कर नाम ले, नहीं पता नाम लोग देख मुझे ले। तो नहीं पता। हाँ, ये मुझे तो नहीं पता। बच गए नोटिस तो से। ये बच गए, हम भी बच गए, हमको थोड़ी पता है। तो ये वाला सीन हो गया। तो बड़े भाई ने ना सुप्रीम कोर्ट में नोटिस देखो, हाई कोर्ट में अगर आप केस आ रहे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। हाँ। छोटा भाई टेंशन में तो है कि भाई साहब ये तो मेरे पूरे प्लान की बैंड बजाने वाला है, गैस के दाम बढ़ा दिए, तो भाई भाई ना रहा यार। और उनको मित्रता का भी पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला बिल्कुल। तो। और सुप्रीम कोर्ट में खतरनाक फाइट हुई। अब अरे गेम इधर ही नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है ऐसे ही अचानक से डुनडुनबर्ग का रिपोर्ट आ जाता है जब 2 साल कोई रिप्लेस करके रिचेस्ट इंसान बन जाता है? ऐसा ही हो जाता है कि एक फार्मा कंपनी का मालिक एक दिन के लिए रिचेस्ट बनता है तो सामने वाला इतना जल जाता है कि ऐसे खत्म करता है कि जिंदगी में आज तक रिचेस्ट नहीं बन पाता है। सूरज फार्मा। हाँ, जब भी हो, हाँ जो भी हो, और एफडी के रेगुलेशन पर रेगुलेशन पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही हो जाता है कि छोटा भाई एक समय के लिए अगर उससे ज्यादा रईस हो गया एक दिन के लिए तो अचानक से गिरना पक्का हो जाता है। भैया कंपटीशन है, पता नहीं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू तू अमीर बनेगा, ले गैस का प्राइस हम बस डबल। डॉट को कनेक्ट हम डॉट पे कनेक्ट कर रहे हैं, हमको कुछ पता पता नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, आप लोग देख लो अपने हिसाब से। तो यहाँ समझदार है। समझदार है, जो समझदार है वो समझेगा, जो ना समझे वो गालियाँ देगा। तो अब जानबूझ के गालियाँ देंगे। एनीवेज, तो अब पॉइंट ये हो गया कि भाई उधर जब सुप्रीम कोर्ट पे ये बात पहुंच गई, पूरा माहौल बन रहा है, तब एक और प्रॉब्लम हो गई कि जिस प्रकार की 1971 में इमरजेंसी हुई थी, उसी तरह की इसी केस के जस्ट 8-10 साल पहले एक इमरजेंसी घोषणा की गई थी। वो इमरजेंसी घोषणा की गई थी दादरी में। अच्छा। और उस इमरजेंसी के चक्कर में फार्मर्स से उस समय पे कौड़ियों के भाव पे प्रॉपर्टीज, ऐसा एलिगेशन लगा उस समय की रूलिंग गवर्नमेंट ने लेके एक बिजनेसमैन को बेच दिए थे, जो कोई नहीं था, वो छोटा भाई था। पावर क्या था प्लांट ये? के लिए। इससे मतलब 7-8 साल पहले की बात होगी। अच्छा। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। बोलते हैं कि शायद बड़े भाई नहीं ये कान भरे होंगे, पता नहीं क्या सही है। तो सारे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और भाई साहब, अगर किसान लोग में एकता आ गई, हमारे देश में सबसे मैं बोलूँगा रिस्पेक्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो किसान होता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। हम लोग आज जो खा पी रहे हैं उनके बदौलत कर किसान पा और रहे हैं। आर्मी सबसे किसान ऊपर और है। आर्मी। इसलिए मैं अभी जैसे अपन पुणे में हैं और अपन जैसे मैं जब जाता हूँ इधर कोल्हापुर साइड ये वो, तो जब भी कोई बोलता है खेती कर रहे हैं तो एक अलग रिस्पेक्ट रहती है यार, क्योंकि वो किस किस चीज़ से गुजर रहे हैं हमको पता है। तो वो जो एक जब हंगामा हुआ, दोनों चीज़ें साइड में चल रही है, तो पहला फेवर तो चले गया बड़े भाई के फेवर में, ठीक है, सेंटिमेंटल वो चले गया। दूसरा यहाँ पर कंडीशंस आने लग गई कि तुमको ये काम बंद करना पड़ेगा, वो काम बनना पड़ेगा। अभी तक $7 बिलियन का लोन लिया गया है। $7 बिलियन कितने होते हैं जीरोस कमेंट्स में बताओ। $7 बिलियन। $7 बिलियन का लोन लिया और गया। मैं लोगों को ये बता दूं कि पाकिस्तान $2 बिलियन के लोन मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अकेले $7 बिलियन $7 बिलियन का लोन, मतलब 4 पाकिस्तान है। 4 पाकिस्तान, बिल्कुल। इतना ही नहीं, इन्होंने ये किया हुआ था, एक लोन लिया था 550 करोड़ का उनकी टेलीकॉम कंपनी के लिए, एक एरिक्सन नाम की कंपनी से लिया था, ठीक है। तो अब इनका पावर प्लांट बिक रहा है, तो अब ना डिक्लाइन शुरू हो गया। क्यों? सब बड़ा कनेक्ट के जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो पॉलिटिक्स तो जरूरी है भाई हमारे देश में ऊपर जाने के लिए। पॉलिटिक्स ही नहीं बच रहा आपके पास। सबसे पहले हाथ भी वही खड़े करते हैं। वो तो पलट जाते हैं, हम नहीं जानते भैया, हम तो कौन है, हमको नहीं चाहता। जनता के आगे हम तो क्या जनता के आगे वो नहीं चाहता। जनता से पंगा क्यों लेगा? रूलिंग गवर्नमेंट बदल जाती है जनता के सामने। दूसरी चीज, कर्जे पे कर्जा, क्योंकि कर्जे तो ये सोच के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस पे लिए गए थे ना। आज हम कर्जा ले रहे हैं रोल करके कि 5 साल बिजनेस भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ही बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कैपिटल जिसमें लगता बहुत है। ज्यादा। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो लोन ले रहे थे, लोन तो बड़ा बिजनेसमैन लेता है, हर कोई लेता है वो तो। प्रॉब्लम ये थी कि जब इनके बिजनेसेस खत्म हो रहे थे तो ये उनको बचाने के जगह पे नए बिजनेसेस लोन लेके खरीद रहे थे। उदाहरण के तौर पे हमारे देश में कहा जाता है कि एक राफेल नाम की डील हुई थी, राफेल डील। याद आ रहा है मुझे 2019 का इलेक्शन कुछ। वैसे इलेक्शन अभी आने वाला है तो भी बहुत कुछ होने वाला है स्टॉक मार्केट पे, तो उससे पहले अगर लाइक्स होगा तो अपन वो तीसरा पार्ट इलेक्शन के पहले कर लेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो क्या हो गया, वो राफेल डील अब इंटरेस्टिंग है। राफेल डील में जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई, मतलब बहुत लोगों ने एलिगेशन लगाया इसमें ना, पार्लियामेंट में बहुत झगड़ा हो रहा था कि एक पार्टी बोलती है कि भैया तुम लोगों ने इसको डील दे दिया, जबकि इसको तो ज्यादा कुछ नॉलेज ही नहीं है इस फील्ड के, छोटे भाई ये तो को। पब्लिक नॉलेज में है, राहुल गांधी इस तरह सब की है, हाँ चीजें बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल। हाँ। वो बात भी शायद सही थी। 5-5 हज़ार करोड़ के आप कर्जे भी लेते हो, प्लस उसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो। फिर 4 दिन पहले बनी कंपनी को आप टेंडर दे रहे हो। एग्जैक्टली पी नाम से कंपनी का नाम शुरू होता है डिफेंस में, तो इस तरह से शुरू कर रहे हो। तो उसमें ना एक्स
रशिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भैया हमको तो ये बोला गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने ये देने के लिए। हाँ, अब वो क्या सच है क्या गलत है हमको नहीं पता, बट इस तरह के एलिगेशन लगे थे। तो वो क्या हो रहा था कि जब पुरानी कंपनियां डूब रही है, नई पे नहीं ले जा रहे, तो ये सारी के सारी डूब रही हैं साथ में। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इनके साथ, दे धनादन गिरे जा रही हैं। तो इनके ना पहला डेट बहुत बढ़ गया। एरिक्सन इस हद तक आ गए, इनके प्रॉपर्टीज बिक रही है, सब कुछ बिक रही है। एरिक्सन इस हद तक आ गई, इन्होंने बोला अगले 3 महीने के अंदर 550 करोड़ अगर तुमने नहीं दिए तो फाइनल हो गया था जेल जाने वाले हैं। और आप जान के हैरान हो गए, आखिरी दिन सबने एज्यूम कर ले जाएंगे, बड़े भैया आते, देखो जो भी हो नाम तो अपना ही है, घर का ही है, तो अपने होते हैं, बड़े भैया लेते हैं लोन, वहां से लेते हैं जहां पे छोटे भाई लोन अप्लाई कर रहा है उसको मिल ही नहीं रहा, बड़े भैया वहीं से लोन लेके उसी की कंपनी खरीद रहे हैं एसेट के, छोटे ले लेता हूँ टेंशन मत ले। अब क्या पता ये शायद पहले से कुछ प्लानिंग हो या जो भी हो, सस्ते में एसेट्स भी मिल गए, काम हो गया, सारा चीज़ हो गया, और उधर उनका खतरनाक। तो छोटा भाई यहाँ पे फिर फाइनली 2020 में अपना इन लोगों ने अपना डिक्लेयर कर दिया कि भैया अपन तो बैंकक्रप्ट हो गए, पैसा अपने पास बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं सकते। आज कहते हैं कि छोटा भाई आज भी मेहनत कर रहे हैं, आंखें शायद उनकी खुली हैं, रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, जॉगिंग जाते हैं, उनको जॉगिंग, अच्छा जॉगिंग का बड़ा अच्छा किस्सा है। छोटे भाई जब रिचेस्ट इंसान बन रहे थे एक आध दिन के लिए, तो उस समय पे वो यूएस गए थे। यूएस में जब गए थे तो अनिल अंबानी को एक फिरंगी ने बोला, बैलेंस शीट देख रहा था, तब उनकी किसी कंपनी का अच्छा बैलेंस शीट था, तो बोला हे अनिल योर बैलेंस शीट इज वेरी हेल्दी बट इज योर हेल्थ ऑल्सो दैट हेल्दी, इस तरह से बोला। तो दिल पे ले लिया उन्होंने, तब से उन्होंने भागना शुरू कर दिया, मैराथन और वो एक्चुअल में बड़ा फिटनेस को लेके वो है। शुगर उन्होंने छोड़ दिया भाई, जो चीज़ मैं हर तीसरे दिन सोचता हूँ, तो वो उन्होंने शुगर छोड़ दिया। ये है रोज 5 बजे उठते हैं और 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को उम्मीद है शायद छोटा भाई कहीं से रिवाइवल करे, चांसेस कम है कि उस लेवल पे वापस पहुंच पाए, पर एक रिस्पेक्टेबल है। उनके बेटे भी काफी लगे हुए हैं, एब्सोल्युटली, तो सब लगे पड़े, तो ये इस तरह से वो चलता रहता है। तो ये बहुत सारा, इनफैक्ट आपने अगर वो मूवी देखी है फैन शाहरुख खान की, बहुत कम ने देखी, इतनी अच्छी नहीं है। तो फैन में एक सीन में एक उद्योगपति के घर पे दिखाते हैं जिसमें वो फैन का डुप्लीकेट आता है और वो लड़की के साथ जो जिसकी शादी होने वाली रहती है वो एक पैलेस में छेड़खानी करता है। वो इंस्पायर्ड बाय क्या है? वो इंस्पायर्ड बाय अनिल अंबानी है। कैसे? अनिल अंबानी वॉज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। ओके, अंबानीज के घर पे आपको क्या लगता है अंबानीज कितने पावरफुल है? आप खुद सोचो, अंबानीज के घर पे खाना सर्व करने की फोटो आती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान ये सर्व कर रहे हैं। ऐसे वैसे गंदों के घर पे वो, भैया शाहरुख खान के पास भी नेटवर्थ बहुत है, दुनिया का 2nd रिचेस्ट सेलिब्रिटी में आता है वो, दुनिया का। पैसों की नहीं, बात पावर की है। बात पावर की है। क्यों होता है कि भैया अंबानी जी के घर पे एक पार्टी हो रही है, छोटा बेटा डांस कर रहा है और पीछे हमारे सल्लू मियाँ वो पीछे बैकग्राउंड डांसर बन के डांस कर रहे हैं। अरे यार वीडियो है, आपके पब्लिक ने देखा होगा। दिस इज द पावर ऑफ अंबानीज एंड दैट्स व्हाई अंबानीज कहीं कहा जाता है कि बहुत चीज़ें कंट्रोल करते हैं। और वो समझ में आ गया था, जिस तरह से आपने कार का बात बताई, जिस तरह से आपने सिक्योरिटी की बात बताई, तो एक प्रधानमंत्री है और उनके ही बराबर में अपना कद लेकर जा चुके हैं। एब्सोल्युटली। और मैं इसमें ना एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ना वो एंटीलिया को लेकर बड़ा वो बोलते हैं कि यार क्या ज़रूरत थी, 16,000 करोड़ का को खर्च किया, कैसा किया। यही प्रॉब्लम है, हम लोगों में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल से देखते हैं। हम ये लोग सोचते हैं कि भैया जो एक नॉर्मल सोशल मीडिया में बंदा बता रहा है, जो भी बता रहा है वो चीज़ सही है। आप इस हिसाब से देखो, बहुत लोग बोलते हैं यार कितना बेवकूफ़ है, क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं कि जो लोग ज़्यादा शोबाजी करते हैं उन प्रमोटर्स पे पैसा मत डालो, तो हम इस पर क्यों करते हैं? पहली चीज़ है, क्या कभी आपने अंबानी सर को देखा है कि भैया वो रील बना रहे हैं, काचा बादाम पीछे बैकग्राउंड पे बज रहा है और उसके बाद बोल रहे हैं मेरा 599 का कोर्स ज्वाइन कर लो? कभी देखा है? नहीं। तो मीडिया कवर करती है। दूसरा सवाल, अगर आप अंबानी सर को देखते हैं, उनने एंटीलिया क्या कभी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आए एंटीलिया में बैठ के यूं आलीशान? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। वो ऐड चल रहे होंगे कि दोस्तों पहले मैं बड़ा गरीब था, आज देखो मेरे पास एंटीलिया आ गया, आप मेरा 99 का कोर्स ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं आएगा। पीआर नहीं है कोई भी, वो वाला पीआर नहीं है, वो वाला पीआर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रिच लोग होते हैं ना, दे डोंट वांट टू ओन एसेट्स, दे वांट टू कंट्रोल एसेट्स। उनको ओन करना ही नहीं है। आप टेक्निकली सोचो, बंदा $100 बिलियन की नेटवर्थ है, $2 बिलियन अगर घर को उस हिसाब से टर्म करो, परसेंटेज वाइज कितना होता है? प्रॉब्लम तब होती है कि अगर उनका नेटवर्थ $2.5 बिलियन है, $2 बिलियन का घर ले लिया, तब प्रॉब्लम होती है। $100 बिलियन वाला $2 बिलियन ले रहा है, उतने खर्चे तो हम ही कर देते हैं। एक इंसान आईफोन लेता है, वो तो अपने नेटवर्थ के 20% के पैसे लगा के, कुछ लोग तो किडनी बेच के लेते हैं। तो
पॉइंट उस हिसाब से हमको सोचना चाहिए। ये लोग ना कंट्रोल करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग, जैसे हमने जो अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे, रॉथशाइल्ड्स हो गए, रॉकफेलर्स हो गए, ये लोग एसेट ओन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कभी सोचा है? दुनिया के सबसे बड़े लोग एसेट्स ओन क्यों नहीं करना चाहते? ये तो इनके शौक है, इनके लिए खिलौने हैं। बड़े दुनिया के जो सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे नहीं दिखेंगे, दुनिया को जो चलाते हैं बिजनेसमैन, जो कहीं नहीं दिखेंगे, इन लोगों के खिलौने कैसे होते हैं? 400 करोड़ का एक यॉट ले लिया, पर पड़ोसी ने 500 करोड़ का यॉट ले लिया, तो सामने वाले ने 800 करोड़ का मेगा यॉट ले लिया। उस 800 करोड़ के मेगा यॉट का अगर आपको हर महीना मेंटेनेंस करना है तो हर महीने 15 करोड़ रुपए आपके पास खर्च करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट मोनाको एक जो सिटी है, वहाँ पे ऐसे मेजरमेंट लगता है कि जिसका यॉट सबसे आगे वो सबसे बड़ा। ये उनका कंपटीशन चलता है। 1 फुट भी अगर आगे निकल गया, अगले साल वो 100 फुट लंबा लेके आएगा। एब्सोल्युटली। और हमारे देश में क्या चल रहा है? इसका वेरीफाइड इतना, उसका वेरीफाइड कितना। अरे भैया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पॉइंट ये है कि ये बड़े लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। इनके लिए ये सब खिलौने हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बड़े लोग अपने नाम पे एसेट्स और ये इसलिए नहीं रखते बिकॉज हाथ सबके गंदे हैं। इनको एक चीज़ पता है, कल को अगर कोई एनफोर्समेंट एजेंसी आ गई या गवर्नमेंट ने कुछ निकाल दिया तो मेरे सारे एसेट तो सीज कर देंगे। तो ये लोग अपने नाम पे एसेट रखते ही नहीं है। मैं ओन करके भी क्या कर लूंगा। ये लोग ट्रस्ट बनाते हैं, वो ट्रस्ट के नाम पे होता है। तो टेक्निकली है उनका एसेट, लेकिन आज आप मेरे को सीज कर लो, मेरे पास तो मैंने $1 बिलियन दिखाया, मेरे ट्रस्ट में है $100 बिलियन। रॉथशाइल्ड्स के पास माना जाता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, $3-4 ट्रिलियन तो उनके एक आध ट्रस्ट में पड़े हुए हैं। इंडिया की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन। इतने उनके पास पैसे हैं। मतलब अंधा पैसा जो बोलते हैं ना, ये होता है असली अंधा पैसा। तो हमेशा याद रखो, असली रिच इंसान, ये ना मिलियनर्स के शौक होते हैं। मैं एक फरारी में घूमूं, मैं एक लैम्बोर्गिनी ले लूं, ये मिलियनर्स का शौक है, विच इज नथिंग बैड। जो बिलियनर्स होते हैं वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी लेंगे, वो ऐसी चीज लेंगे। आपको पता है हमारे देश के सबसे धनी इंसान के बेटे के हाथ में जो घड़ी है, अपनी तो सस्ती अरमानी वाली, उनके पास जो घड़ी रहती है वो 80 करोड़ की घड़ी है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बताऊं, ये बड़े लोगों का, इफ यू माइंड थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं। हम लोग बड़े, मैंने एक चीज़ देखी हुई है। एक बार हमारे देश के एक डिस्काउंट ब्रोकर के मालिक हैं, तो उनकी घड़ी का बड़ा चर्चा हो रहा था। 80 लाख की घड़ी है, अगर आप लोगों को पता होगा, उन्होंने एक डाला था कि 80 लाख की घड़ी है। फिर बहुत लोग रोलेक्स रखते हैं, रोलेक्स की भैया 15 लाख की क्यों खरीदी, 20 लाख। हम लोग मजाक बनाते हैं। कमेंट आएंगे आम इंसान के कि अरे घड़ी तो टाइम तो वही दिखाती है भाई, हमारे भी हम वहीं पे सोच है। जैसे एक सिंपल सा है, किसी को बोलते हैं ना कि भैया अगर तुमने 1 करोड़ कमा लिया तो क्या करो? अरे यार 1 करोड़ तो मैं तो फिक्स डिपॉजिट करा के जीवन पे, सोच वहीं पर रह गई। कभी सोचा है क्यों बड़े लोग लग्जरी वॉचेस रखते हैं? वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट लग्जरी वॉचेस इज वाइल अदर वॉचेस उनका प्राइस डिप्रिशिएट होता है, लग्जरी वॉचेस के अप्रिशिएट होते हैं। और आप उसको यूज भी कर लिया आपने। वो रेयर है। जो 80 करोड़ की घड़ी अंबानी जी के बेटे ने पहनी हुई है, वो आज 80 करोड़ है, वो कल 160 करोड़ में रशिया में किसी बड़े बिजनेसमैन को बेच सकते हैं। ये कोई नहीं सोच रहा। और दूसरी चीज़ है, जो एक होता है सफ़ेद धन और दूसरा इसका अपोजिट क्या होता है, कमेंट्स में बताना। तो इसको पार करने के इनसे बढ़िया ज़्यादा क्या हो सकता है? ये आगे बेचनी है तो कैश में घड़िया, पेंटिंग्स हो गए, इवन सम यॉट्स। टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत मिल जाते हैं। जैसे यॉट का आपको पता है, बड़े लोग यॉट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बड़े लोगों का एक बहुत बड़े कुछ ट्रीटीज हैं कुछ कंट्रीज में। हमारे देश की इंटरनेशनल वाटर्स पे हमारे इधर की कोई भी एजेंसी उस पर हक नहीं जमा सकती। तो वहां पर कुछ ऐसे यॉट्स रखे हुए हैं जिसपे उन्होंने पूरी, बड़े लोगों ने इतनी कैलकुलेशन, जियोग्राफिकल कैलकुलेशन, क्लाइमेटिक कैलकुलेशन कि अगले 30 साल तक कोई सुनामी तो नहीं आ जाएगी, सारी चीजें बड़े साइंटिस्ट को बिठा के करी है। क्योंकि उस एक यॉट की कीमत तो चलो 800 करोड़ है, लेकिन उसके अंदर जो पेपर्स रखे हुए हैं वो हजारों करोड़ के। और प्रॉपर आइलैंड्स हैं ऐसी जगहों पे जहां वो पार्क किए जाएंगे। उनमें से कुछ आइलैंड्स तो हमने बात करी है डुंडुनबर्ग रिपोर्ट के पास, और ऐसे भी 99% से ज्यादा यॉट्स उन्हीं आइलैंड पे रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि उन आइलैंड के लॉज अलाउ नहीं करते, बाकी वो सबको पता ही है सब। एंड दैट इज व्हाई काफ़ी सारे हम लोग इधर तक सोच रहे हैं, लोग इंटरनेट। आपको क्यों लग रहा है हमारे देश के सबसे ज़्यादा मिलियनर्स हमारे देश छोड़ के क्यों जाते हैं? उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न है कि हमारे देश का टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों को लगता है, मतलब एक बार ना मुझे एक जन ने पूछा था कि भाई तुम लोग अपना ब्रोकरेज क्यों क्लेम कर रहे हो, तुम लोग तुम्हारा ये छोटे एक्सपेंसेस क्यों क्लेम करो, बड़ा आदमी तो कभी क्लेम नहीं करेगा। बॉस, जब आप 5 करोड़ के ऊपर जाते हो तब एक एडिशनल सेस लगता है जो पूरे अमाउंट पे लगता है। आप एक तरीके से समझ जाओ 42% आप गवर्नमेंट को देते हैं, टैक्स बन जाता है। और वो छोड़ो, अगर आपने सर्विसेज दी उसका 18% जीएसटी के साथ जाता है। इसका मतलब जिस दिन आप 5 करोड़ कमाते हो, जिस दिन कमाओगे वो आपके अकाउंट में 2.5 करोड़ आने वाले, तब आपको दिल पे दर्द लगेगा कि
क्यों करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। और अब आपको समझ में आएगा क्यों हमारे देश के सबसे बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाते हैं, बिकॉज ट्रेडर अगर रहेगा तो 42% उसको देना ही है, लेकिन वो अगर दूसरे तरीके से कमाएगा तो 1% तो देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज कैलकुलेटेड एट 10%। और वो भी रिसेंटली लगा है, उससे पहले तक तो उससे पहले तो मजे ही थे। जीरो था। मतलब बंदा 600-800 करोड़ कमाता था, जीरो। तो ऐसा नहीं है कि बंदे को ट्रेडर नहीं बनना था। और इसीलिए बहुत सारे प्रमोटर्स छाती ठोक के बोलते हैं कि हम सैलरी नहीं लेते हैं। क्या और करेंगे वो इसीलिए salary काफी लेके? सारे प्रमोटर 1 रुपए की सैलरी लेते हैं। क्या करेंगे वो सैलरी लेके? वो और टैक्स उसका ही लग दूसरा भी जाएगा। रीजन है, पहले क्यों लेते थे। अच्छा, आपने देखा होगा किसी भी हमारे देश में बहुत सारे बड़े सीईओ बोलते हैं हम तो 1 रुपए सैलरी लेंगे, हम तो, और पीपल आर लाइक सोच अरे यार तो भगवान भला मानुष है, हमारे लिए काम कर रहा है। हमारे लिए है। डिविडेंड से 600 करोड़ जा रहे हैं उनके अकाउंट में, 800 करोड़। तो खर्चे बॉस कंपनी उठा रही है। कंपनी उठा रही है। डिविडेंड टैक्सेशन तो अभी 2-3 साल से चालू हुआ है। हाँ 600 करोड़ फ्री का पैसा मिल रहा था। तो जहां पर आम इंसान की सोच भी नहीं चलती, वहां पर ये लोग सोच के चलते हैं, ट्रस्ट में पैसा लगा रहे हैं। तो दुबई लोग इसलिए जा रहे हैं सबसे ज्यादा, पहला हमारा टैक्स सिस्टम फेवरेबल नहीं है, दूसरा वहां पर ओपन फॉर बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा रेगुलेशन और ये नहीं है भाई तुम बिजनेस बढ़ाओ, देश बढ़ेगा, तुम बढ़ोगे हम बढ़ेंगे, ये सिंपल सी चीज है। तीसरा, इनोवेशन को वहां पर सबसे ज्यादा माना जाता है। हमारे देश में अगर कुछ भी इनोवेटिव आता है, या तो उस पर रेगुलेशन आ जाता है, या तो उसके ऊपर एक 28% का टैक्स लग जाता है एक्स्ट्रा, या तो फिर अचानक से वहां पर हो जाता है कि भैया इसको बैन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि विदेशी चीज है, 2008 में बनी हुई थी, इसको काफी क्रिप्टिक तरीके से कहा जाता है, तो कुछ ऐसा टैक्स लगा दो कि भैया खत्म ही हो जाए, ट्रांजैक्शन profit टैक्स कमाने लगा वाला। दो कि प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे अपने। तो ये दिस इज द रीजन क्यों मैक्सिमम लोग दुबई भाग जाते हैं मिलियनर्स। अच्छा, अपन काफी सारे कॉरपोरेट जो स्कैम्स कह सकते हैं हम जिनको, या और कुछ चीजें बोल दीजिए, इसके ऊपर बात कर रहे थे। कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, हाँ स्कैंडल्स, 3 मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेमस हुए, या जिसमें जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व है, Invested है basically इन्वेस्टेड सबसे है। ज्यादा, हाँ। हाँ। दिल पे झटका लगा। सबसे पहला तो यस बैंक है, ठीक है। दूसरा आइडिया है, और एक तीसरा अभी अभी बन रहा है, जो स्टॉक काफी ज्यादा भाग रहा है, हवा से सुज़लॉन। पावर निकालने वाला। हाँ सुज़लॉन, जी 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 जी। तो इनके तो बारे में इनके बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, थोड़ा डीप में जाके अगर आप बताओ कि क्या हुआ था और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, दोनों भी चीजें। यार देखो, हो सकता तो भगवान जानते हैं। देखो, फ्यूचर किसी भी स्टॉक का प्रेडिक्ट सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, हाँ। एक होता है भगवान और दूसरा होता है लायर। इसके अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। केपी कर सकता है, एसएस भी कर सकता है। एसएस का एक बहुत बढ़िया एक चीज़ इनने एक इंटरव्यू में पूछा था, उन्होंने बहुत सही चीज़ कही थी कि उन्होंने कहा था कि बोले यार कोई स्टॉक 2x या 3x होगा साल 2 साल में, ये हम कर सकते हैं फंडामेंटल और इस पे, लेकिन 30x होना इज अ स्ट्रोक ऑफ लक एंड स्पेकुलेशन। 30x इतना आसान नहीं है। तो चलते हैं एक एक करके आपके कवर करते हैं। सबसे पहले यस बैंक यस बैंक करते हैं। आज से ठीक कुछ साल पहले हमारे देश के 35% 35% यूपीआई ट्रांजैक्शंस का श्रेय जाता था यस बैंक को। अगर आप बात करें, 19,000 लोगों की वर्कफोर्स काम करती थी। हमारे देश की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहती थी यस बैंक। हर एनालिस्ट इसके लिए एक पॉजिटिव रिव्यू देता था। मैं बता दूं, जितने भी लोगों के यूपीआई आईडी में @YBL आता है वो वहीं यस से जा बैंक रहा का है। तो आप समझो कि हर बंदा इसके लिए पॉजिटिव है और अच्छा परफॉर्म भी करा था। सिंगल डबल डिजिट से ये 400 प्लस पे अगर जा रहा है तो शेयर हैज परफॉर्म्ड वेल, फंडामेंटली सब कुछ सही है। सवाल ये उठता है कि यस बैंक में गड़बड़ क्या हुई फिर। तो इसकी नींव अगर आप देखो 2004-5 के आसपास चलते हैं, तो उस समय पे इनके 3 प्रमोटर थे। लोगों को लगता है 2 या 3 प्रमोटर थे। तो एक तो राणा जी, मुझे माफ करना, ठीक है, उनके साथ अशोक जी करके एक थे जिनका दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग द 9/11 अटैक्स। और 9/11 अटैक्स के बाद जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी वाइफ ने, अशोक जी की वाइफ ने भी बहुत कॉर्पोरेट लीगल वॉर्स चालू किए थे प्रमोटर्स के बीच में कि भैया ये गलत तरीके से स्टेक्स राणा जी ने लेके रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था, ये ड्रामा हुआ था, कॉर्पोरेट ड्रामा हुआ था। और एक थे वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा जल्दी छोड़ के निकल गए थे। तो राणा जी ऐसे नहीं थे कि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, विदेश से MBA किया हुआ है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं, उनको सारी चीज़ें पता थी किस तरह से मैनेज करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है। तो हमारे देश में आने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और देखते ही देखते एक डेढ़ डिकेड में ये हमारे देश की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गई थी। ओके। बट जब यूफोरिया चलता है तब हम ये नहीं सोचते लॉजिक लगा के कि क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण ये बढ़ रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो बैलेंस शीट खोल के देखते हैं, बहुत कम लोग तर्क करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज क्यों ऊपर बढ़ रही है। जिस दिन हम लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया कि कोई चीज अचानक से इतना ज्यादा क्यों बढ़ रही है, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दैट इज वेयर क्या हो गया कि यस बैंक क्यों बढ़ रही थी, उसका सबसे पहला रीजन था बिकॉज राणा जी बहुत तेजी से अपने कंपनी को ग्रो कराना चाहते थे। उसके कारण वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोन्स
प्रोवाइड करते थे। व्हाट इज टॉक्सिक लोन्स? जो आपको पता है कि सामने वाला शायद रिटर्न नहीं कर पाएगा, आप उनको दे सकते हो। हाई रिस्क, लो रिटर्न, नो रिटर्न, ये वाला। तो अब इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इन लोगों ने लोन किन किन को दिए थे? ADAG, जिसके बारे में हमने बात करी है, ADAG का फुल फॉर्म लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। 3,000 करोड़ का लोन जो आज तक कभी वापस नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। DHFL, आपको पता हवाले निकल गए, चाहिए तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उस पर डिस्कस कर लेंगे उसका। CCD, बाय द वे एक बहुत बड़ा कैच बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जब CCD के ओनर का हमको न्यूज़ आया सुसाइड का, तो ये सुसाइड था। आप जान के हैरान हो गए, शायद सुसाइड नहीं था। क्योंकि कैसे हो सकता है कि मेरा एक मित्र को 2 दिन पहले, एक बड़ौदा का मित्र था, उसको 2 दिन पहले ये पता था कि ये शायद नहीं रहने वाले। न्यूज़ में तो 2 दिन बाद आई थी। उसने मेरे को कॉल करके, बंदे ने बड़ौदा से मेरे को कॉल करके बताया कि भैया इस कंपनी का ओनर 2 दिन बाद नहीं रहेगा। मैं बोला पागल है क्या भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 दिन बाद जब मैं खबर देखता हूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई है। क्या क्या गेम चल रहा है, खैर छोड़ो। तो नहीं, सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये, बहुत चीज़ें इंटरनल क्या चलता है लोगों को पता ही नहीं। एनीवेज, तो CCD को लोन दिया हुआ है, DHFL को लोन दिया हुआ है, आप इस तरह के लोन दे रहे हो तो वो वैसे भी आने नहीं वाले हैं। तो ये टॉक्सिक लोन, NPS बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो वो फास्ट एक्सपांशन के चक्कर में इसको दिया, उसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, सबको दे दे के ऊपर जा रहे, विदाउट अप्रूवल्स भी चलते जा रहे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है। उसके बाद क्या हो गया, 2017 में ये खुलासा होने वाला है। RBI के पास बार बार खबर जा रही है। पहले एक फॉरेन एजेंसी थी, आई थिंक सो UBS थी, UBS ने एक रिपोर्ट निकाला कि भैया हमारे इंडिया का एक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसमें डाइवर्जेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, NPAs बढ़ते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है। तब किसी ने हल्के में लिया था। 2017 में RBI ने बोल दिया कि भैया 3-4 हज़ार करोड़ का डाइवर्जेंस है। और बाय द टाइम ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ी, 2 साल में ही पता लगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें तो राणा जी छुपा रहे हैं पब्लिक से। फॉर एग्जाम्पल, इनके बैलेंस शीट में बता ही नहीं रहे कितने लोगों को लोन दिया गया है, कितने NPAs हो रहे हैं, अपने उसमें बुक्स कुक डब चल रहे हैं। मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं प्रमोटर द्वारा, वो एवरग्रीनिंग और एवरग्रीन चीज़ें। तो अब RBI का दिमाग खराब। RBI ने बोला 2019 के बाद अनाउंसमेंट हो गया, CEO नहीं रहेंगे, दूसरा CEO। अब पब्लिक के पास दया दाल में कुछ तो काला है, स्टॉक गिरना शुरू होता है। अब लोगों को समझ में आने लग गया। इंटरेस्टिंग चीज़ है, राणा जी एक ट्वीट मारते हैं ठीक 1 साल पहले, मेरे कंपनी के शेयर्स आर लाइक डायमंड्स टू मी, और ये ऐसे डायमंड्स हैं जिनको मैं जीवन में कभी नहीं बेचूंगा। ये डायमंड्स मैं अपने बच्चों को दूंगा, बच्चों को छोड़ो, बच्चों के बच्चों को भी दूंगा और बच्चे के बच्चों को भी दूंगा, पुश्तैनियों तक ये चलते रहेंगे। और ठीक 9 महीने बाद 140 करोड़ के अपने सारे शेयर बेच के निकल गए। कहा होगा डायमंड्स का, डायमंड्स तो डस्ट हो गए। तो इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। फिर उसके बाद क्या हो गया कि गोइंग अहेड मामला इतना बढ़ गया, पूरी तरीके से गिर रहा था, एक बैंक रन हो जाता। बैंक रन क्या होता है कि हमारी देश की या किसी भी देश की कोई भी बैंक अगर पूरी तरीके से गिर रहे हो, लोग लाइन पे अगर पैसा निकालने के लिए भागने लगते हैं तो उसको बैंक रन बोलते हैं। बैंक्स कमाती कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर फिक्स डिपॉजिट पे 6% मिल रहा है, वो सामने वाले को लोन 12% पे देगी, तो 12 - 6 6% वो उनकी कमाई होती है। लेकिन NPA निकाल के बचा लेंगे, NPA करके वो होता है। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कर लो कि ये अगर 100 लोग 6% के लिए आपको दिए, उसी को आप लोन पे 100 लोग 200 लोगों को दे चुके, ये सोच के कि आगे और बढ़ेंगे। अब 100 में से 80 लोग अगर पैसे निकाल दिए, कहाँ से दोगे? बैंक का बिजनेस है ठप। और यही चीज़ होती है बैंक रन। तो मार्केट में खबर फैलने लग गई, भैया यस बैंक में बैंक रन होने लग जाएगा, सिंगल डिजिट पे आने लग गया, सेम सत्यम जैसा, धनाधन शॉर्ट सेलिंग चल रहे हैं। थोड़े बहुत अपन ने भी शॉर्ट्स में बना लिए थे, उसमें बताया था आपने। तो ये वाली चीज़ होने लग गई। तो फिर गवर्नमेंट, RBI इन सबको स्टेप लेना ही था। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी हमारे सरकार के अंडर कोई भी बड़ी बैंक कोलैप्स हो जाए, क्योंकि वो अगर हो गई तो सरकार, पब्लिक सेंटिमेंट खराब, अगला इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। और RBI का रूल भी है कि कोई भी बैंक बैंकरप्ट नहीं हो सकती, उसको नहीं हो सकता, वो कोशिश करते हैं, बट यू कैन नेवर से टू बिग टू फेल। बाहर लेमन ब्रदर्स को भी माना जाता कभी फेल नहीं हो सकती थी, वो हो गई। वाइडस्प्रेड क्राइसिस आता है तो फिर एक आध तो बली का चीज है ना कि कोई दूसरी बैंक उसको एक्वायर कर लेती है, जैसे यहीं पर वो हुआ था, SBI और LIC को बैठाया गया। तब तक होता है जब एक बैंक के प्रॉब्लम आ रहे, सब बैंक में एक साथ आ जाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या पहले मोरेटोरियम लगा दिया कि भैया 50,000 से ज्यादा आप डिपॉजिट्स विड्रॉ नहीं कर सकते एक बार में, 1 महीने में। फिर उसके बाद SBI और LIC को बोल के इस चीज को बचाया गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक को। तो येस बैंक में मेन प्रॉब्लम था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, बुक्स कोकडअप थे, और लोग अगर देख लेते ये लोन किसको दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मित्रों को, जिसको भी मित्रों, ये फ्रेंड्स वाले मित्र हैज डिफरेंट डेफिनेशंस। तो ये वाली चीज थी। तो पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरे पे चलते हैं, आइडिया पे चले। बिल्कुल आइडिया पे चलते हैं। एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे। बदल दी
पूरा बदल दिया, कायनात बदल दी। अभिषेक बच्चन का ऐड आता था, आपको याद है? बहुत तगड़ा चलता था, वो भी अच्छा है यार, अभिषेक नाम की लाइन लोग याद अच्छे नहीं आ रही मेरे को उसकी, पर हाँ मेरे को वॉक नहीं, एंड टॉक तो था नहीं, हिंदी वाली एक कुछ थी। और एक तो हनी बनी चलता था, हनी बनी करके एक चलता था, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया idea, सर, sir। ये चलता था। आइडिया एक समय पे आदित्य बिरला ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी थी, 1.3 लाख करोड़ की कंपनी थी। एक ऐसी कंपनी जिसको आदित्य बिरला की फ्लैगशिप कंपनी कहा जाती थी, उसी को आज 2 डिकेड बाद आदित्य बिरला खुद बोले मैं चेयरमैन से स्टेप डाउन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को दोहार लगाई गई कि भैया बचा लो वरना हम छोड़ के चला, बुखार तो हो ही गया, बोले आप हम छोड़ के चले जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, बिरला ग्रुप के साथ ये चीज़ हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? उसके 2 सिंपल से रीज़न है। पहला रीज़न क्या था कि आइडिया पे सबसे, अगर 2008, 9, 10 की बात करें तो ये ना 200 प्लस पे चले गया था, 200 प्लस। उसके बाद जिंदगी में नहीं आ पाया। वो इसलिए चले गया था बिकॉज टेलीकॉम इज द नेक्स्ट बिग थिंग, 2G लाइसेंस सबसे नेक्स्ट बिग थिंग था। पहली चीज़ है, इन्होंने क्या किया कि जो लाइसेंस लिए थे बहुत महंगे लिए थे, बहुत ज़्यादा महंगे, दैट इज नंबर 1। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जियो का अनाउंसमेंट भी हो गया, ऑलरेडी कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा ले रही है। जियो जब अनाउंसमेंट करी तो उसके जो पार्टनर्स प्लेयर्स थे, मतलब कॉम्पिटिटर्स थे, एयरटेल ने रातों रात काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आइडिया वेट करता रहा कि भाई जिस दिन लॉन्च होगा, अनाउंसमेंट नहीं, लॉन्च होगा उस दिन करेंगे। तो भैया आप ऑलरेडी रेलगाड़ी में पीछे रह गए हो। और तीसरा, उनको सबसे ज़्यादा जो एक तो एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं, डेट बहुत ज़्यादा लेने लग गया, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम की बिडिंग ना बहुत एक्सपेंसिव रहती है, प्लस ये भी अपग्रेड नहीं कर रहे थे, जैसे हमने छोटे भाई वाले केस में बात करा था, ये अपग्रेड नहीं कर रहे थे। तीसरा प्रॉब्लम ये हो गया था इनके साथ, एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला कांड होने लग गया था। अब इसको इस तरह से समझते हैं, इन लोगों ने जब टाई अप हुआ था, हच और वोडाफोन का हुआ था, दिस वाज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट अमेलगमेशन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री फॉर टेलीकॉम कंपनी। इसका सबसे बड़ा ये माना जा रहा था। तो इस पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आपको इस पे 1 लाख करोड़ रुपए भरना पड़ेगा। ठीक है, बोले क्यों? बोले क्योंकि आप तो भैया धंधा कर रहे हो। तो इनने बोला, अब इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करो, इन्होंने बोला भैया हमारी डीलिंग तो केमन आइलैंड्स में हुई थी, तो टेक्निकली तो हम आपके ज्यूरिसडिक्शन में आ ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला बोले केमन आइलैंड्स में जो भी हो, लेकिन तुम्हारा सारा प्लांट सब तो इधर इंडिया में सेटअप हो रहा है ना, तो टैक्स दो। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट में ही जीत गए। ये बोले चलो आइडिया बच गया। प्रॉब्लम थी, ठीक कुछ साल बाद गवर्नमेंट ने एक अनाउंस कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। उसमें बोल दिया कि पुराना भी अगर कोई अटका हुआ है तो अब आप निकाल सकते हो, और इस बार तो इंटरेस्ट भी लग गया। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ, हाँ। तो इसमें क्या हो गया, कंपनी के वर्थ है 20,000 करोड़, मैं वोडाफोन और इसकी बात कर रहा हूँ, इनको पे करना है 1.2 लाख करोड़। अब जैसे अभी बहुत सारे स्किल बेस्ड गेम्स के साथ हो रहा है, यही वाली चीज कहाँ से देगी, केस लड़ने के लिए भी कहाँ से वो करेगी। तो वो उस कश्मकश में, अब मेरे को बिकॉज हमने बोला फ्यूचर क्या हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। फ्यूचर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, देखो डेट बहुत ज़्यादा है, इनके लाइबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट्स कम है। रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब ने एक चीज़ अच्छी सिखाई है, रिच डैड पुअर डैड में, एसेट्स ज़्यादा बढ़ाओ, लाइबिलिटीज कम रखो। तो इनके लाइबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के इनकी लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा है, गवर्नमेंट हो सकता है यहाँ पर एक स्टेक उठा ले। क्योंकि अब एक पॉइंट ये है, क्योंकि ये लाइसेंसिंग फी एक रहती है हर साल, हर टेलीकॉम कंपनी प्लेयर को देनी पड़ती है। गवर्नमेंट इसको माफ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर इनके लिए लाइसेंसिंग फी माफ करी तो बाकी 2 प्लेयर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बोले हमारे लिए भी माफ करो, तो ये तो कर ही नहीं सकती। रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट क्यों निकालेगी कॉर्पोरेट के लिए? तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जब ये इनके पेंडिंग जो गवर्नमेंट ये ड्यूज है पे नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट एक बड़े स्टेक लेगी। काफी सारे लोग यही सोच के इसमें पैसा लगा रहे हैं कि जब गवर्नमेंट लेगी तो ये तो बहुत तगड़े तरीके से चलेगी। लेकिन नोबडी रियलाइजेस कि गवर्नमेंट लेने के बाद भी कर्जे इतने ज्यादा है कि वो चला नहीं पाएगी। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट वर्कड विद BSNL, PSU ही बन जाएगा, PSU टाइप का। तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हम एज्यूम कर रहे हैं किसी ना किसी बड़े प्लेयर को कॉर्डियो के भाव में हो सकता है आने वाले 5-6 साल में बिक जाए। ऑलरेडी बात भी हुई थी ना, कुछ कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट किया था, इक्विटी में कन्वर्ट करके ये चलेगा। तो फ्यूचर इनको ना टर्न अराउंड स्टोरीज कहते हैं, जिनके हम बात करें वो टर्न अराउंड। इसमें 10 में से सिर्फ 2 या 3 चलती हैं, और मोस्टली एक कॉर्डियो के भाव बिक जाती हैं, जिसको रिकवर करने में आपको काफी साल लगता है। सत्यम के साथ क्या होता है, टेकम ने ले लिया, लेकिन सत्यम के जो इन्वेस्टर्स थे उनको 18-19 साल अभी लग जा रहे हैं टू कवर दैट। 18 क्या, अभी उस चीज को हुए 11-12 साल हुआ, अभी तक कोई रिकवरी बेसिकली इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बेट बोल सकते हैं। बेट, हाँ, ये गैम्बल है। हाँ। तो कृपया करके इस पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए, 1 लाख के 1 लाख मत लगाओ, हीरो जीरो टाइप, मतलब 20,000 रुपए लगा दो, लगेगा तो चांद पे, नहीं तो गया तो गया, उसके कुछ आपको वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उससे। और इसी के जैसा वो तीसरे किस्से पे आते हैं। तीसरा अपन को किस पे करना है? तीसरा किस्सा अपना सुजलॉन। अच्छा, खुशी देखिए सुजलॉन का बोलते हवा से पैसा बनाता है ना, हवा से पैसा। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्ली 2000 में सूरत का एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन,
वो देख रहा है पूरी दुनिया को। सूरत बहुत इंटरेस्टिंग सिटी है। सूरत तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पैसा निकालना आता है। गुजरातीज और मारवाड़ीज की सबसे बढ़िया बात है वो सॉइल से सोना निकाल सकते हैं, दिस इज देयर पावर। तो सूरत में एक बिजनेसमैन देख रहा है, एक दूसरी टेक्सटाइल बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल तो चल रहा है, अब वो खुश नहीं है क्योंकि महीने के वो 4-5 करोड़ ही कमा रहा है। उनका वो स्टेबल हो गया, स्टैग्नेशन है। 4-5 करोड़ में क्या ही मजा है, उसको मजा नहीं आ रहा, तो कुछ नया करना है। अब वो उसकी नज़र पड़ती है एक कंसेप्ट पे, यूएस से उसने देखा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। साइंस में हम सब ने पढ़ा है भैया कोल एक दिन खत्म हो जाएगा, तो किसी तरह से अगर हमने ये वाली चीज़ कर ली तो सेट है। और सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि कॉम्पिटिटर बड़े एंटरप्रेन्योर्स की नज़र नहीं पड़ी उस समय पे, अंबानीज की नहीं पड़ी है, टाटाज की नहीं पड़ी है, तो ही कुड बी एन अर्ली बर्ड एडवांटेज। क्या पता कोई कारण हो जिस वजह से नहीं पढ़ रही हो। अब वो कारण अब पता चलेगा ना, क्योंकि इन लोगों के मित्र थे तो उनको आगे की चीज़ पहले से पता थी जो उनको नहीं पता थी। बट कोई बात नहीं, 2005 में चालू करते हैं ये कंपनी। 2005 के बाद धीरे धीरे 2007 तक, 2006-07 तक ये विंडमिल की कंपनी चालू करते हैं। तो 2006-07 तक इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, बोले यार सिर्फ विंडमिल से क्यों करते हैं, अगर हम किसी से भी पार्ट्स आउटसोर्स करते हैं, जैसे कि भैया पंखा इधर से लेंगे, टरबाइन इधर से लेंगे, जो भी टेक्निकल इधर से लेंगे, तो वो हमको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर हम सबकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करके कंपार्टमेंटलाइज करके इसको अगर हम आगे प्रोसेस करते तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो इन्होंने खुद का करने लग गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो बोलते हैं। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलने लग गई, गवर्नमेंट को भी लगने लग गया कि नेक्स्ट थिंग इज द विंड एनर्जी। दूसरी चीज होने लग गई, तो ये भी फेवर है। तीसरी चीज क्या हो गई, ये खतरनाक वाले एक्विजिशन करने लग गए। अच्छा तू टरबाइन बनाता है, इस कंपनी को 100 करोड़ में खरीद लो। अच्छा तू पंखे का ब्लेड बनाता है, 100 करोड़ में इसको खरीद लो। ऐसे करके लोन लेके खरीद, पूरी इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री। 2008 में आईपीओ आता है, 15x सब्सक्रिप्शन होता है, वापस रिकॉर्ड ब्रेकिंग। पता नहीं सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ की बैंड की बच जाती है, बट ये चीज हो जाती है। पेटीएम करो, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात हो जाती है। एग्जैक्टली। तो इनके साथ भी ये हुई, सब कुछ बहुत एस्पिरेशनल चल रहा है। अब ये एक्विजिशन करने के चाह में इतने क्रेजी हो गए कि इनको अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को भी एक्वायर करना है। और इनकी एक गलती होगी, आरी पावर नाम की एक कंपनी थी जो उनको एक्वायर करनी थी। इन्होंने ये नहीं समझा कि आरी पावर अपने बैलेंस शीट में इतना बड़ा होल कर देगी क्योंकि उनको कर्जा जितना लेना पड़ेगा उतनी अभी हैसियत नहीं है, लोन बहुत हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम टाटाज ने भी एक टाइम पे करी थी, कोरस के टाइम पे, और यही टाटाज ने करी थी वो जैगवार के टाइम पे, जिसके कारण इनके बुक्स 5 साल तक इन्होंने रिटर्न नहीं दिया था। आपको याद होगा, वो इमोशनल डिसीजन था। एग्जैक्टली। टाटा मोटर 70 पे भी आया था, चलना तो अभी शुरू हुआ, उसके पहले के तो इन्वेस्टर्स अटके पड़े हुए थे ना 5-6 साल। 650 से 70। एग्जैक्टली। तो यही वाला इनने एक्विजिशन बेटिंग, मतलब एक बड़ी बाहर की $1 बिलियन कंपनी है, वो भी बिडिंग कर रही है, ये भी कर रही है, इनने जैसे तैसे ले लिया, हमारा देश का नाम रोशन हो गया, आरी पावर आ गया। लेकिन भैया कर्जे ज़्यादा हो गए, रिटर्न उतना नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यहाँ ही तक नहीं थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने बंद कर दी, क्योंकि अब गवर्नमेंट को लगा कि विंड नहीं है, सोलर एनर्जी नेक्स्ट बिग थिंग है। तो ये चीज़ हो गई। तो जिस रेट में इनको चीज़ मिल रही थी, वापस इनपुट कॉस्ट का प्रॉब्लम हो गया, महंगी होने लग गई, गवर्नमेंट का डिसीजन बदलने लग गया, और उस चक्कर में कर्जे पे कर्जा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इनको अपने एसेट्स बेचने पड़ गए। अकाउंटिंग में तो और बड़े कांड हो गए थे। अकाउंटिंग में एक जगह पे दिखाया गया कि हमारा विंडमिल चोरी करके ले गया कोई रातों रात। तो ये इस तरह से वहाँ से 2008 के पीक से वो 400-450 जो भी प्राइस था, वहाँ से धीरे धीरे गिरते वो सिंगल डिजिट पे आ गया। पैसे अपन ने भी लगाए थे, उस पर डुबाए थे। ठीक है। मतलब अपन ने उतने ऊपर पे नहीं, अपन ने तो डबल डिजिट में कहीं पे। फिर बीच में ऐसा हो गया कि इनको अपने कर्जे इतने ज्यादा थे कि कर्जों को निपटाने के लिए किसी तरह पैसा उठाना था। तो उस समय पे वो व्यक्ति जो एक दिन के लिए हमारे देश के रिचेस्ट इंसान फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम बने थे, जिसको बड़े भाई ने गिरा दिया था, नाम आप लोग कमेंट्स में गेस कर लो, वो बंदा बोलता है 24-25% का मैं स्टेक खरीद रहा हूँ, ताकि ये अपने दूसरे कर्जों को थोड़ा सा निकाल सके, सेटल कर सके। तो ये वाली चीज करी जा रही है। तो वो भी बचा नहीं सकते, क्योंकि आपके मान लो 15,000 करोड़ का आपका वो है, आप 2500 करोड़ का बेच भी तो भी आपके नेट तो आप बहुत सारे उसमें रहते हो। तो ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक से अभी क्या होने लग गया। आप देख रहे होगे 4 गुना हो गया लास्ट कुछ समय में। उसका सिंपल सा रीजन है, पिछले बार डेट प्रॉब्लम था, ये थोड़ा थोड़ा डेट्स को निकालने की कोशिश अभी भी बहुत है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस। दैट इज नंबर 1। दूसरा चीज क्या हो गया कि उस समय पे क्या हो गया था, प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टिंग। गवर्नमेंट की कुछ इंसेंटिव्स आए जिसमें बताया जा रहा है 2027-28 में विंड पावर इज द नेक्स्ट बिग थिंग।
रिन्यूएबल एनर्जी वापस से विंड पावर का तो फैशन विंड पावर का जो फैशन आया है, मेन पीपल आर बेटिंग कि गवर्नमेंट इस पे बहुत मैसिव प्रोजेक्ट्स आएगी और प्रोजेक्ट्स में सबसे लीडर ये बनेगा तो ये होगा। और ये शायद हो सकता है पॉसिबल भी हो, क्योंकि बड़े भाई भी उधर जो है वो भी कुछ अनाउंस कर रहे हैं रिन्यूएबल में 50,000 करोड़ का मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। फिर उसके बाद डुंडुनबर्ग ने जिन पे रिपोर्ट किया था वो भी उसमें लगे, तो हो सकता है शायद सही में बहती गंगा में ये भी अब इनका हाथ धो रहे हैं, तो इसलिए वो जा रहा है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी, अगेन ये बना तो बना, नहीं तो नहीं बना। तो इसमें एक है कि अगर सही में वैसे है और इनके पास मैसिव प्रोजेक्ट्स आए, कंसिडरिंग कि पुराने खिलाड़ी हैं, तो ठीक ठाक रिवाइवल हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से अगर वो डेट को नहीं निकाल पाए तो वो एक जगह पे वापस डंप हो जाएगा। जो पुराना सब्सिडी बेस्ड प्लान था, अगर वो वापस से बिजनेस मॉडल चल पड़ा तो हो सकता है, अदरवाइज ये भी हो और सकता है। इसमें एट द एंड लोगों के पैसे जाएंगे, तो वो सोच समझ के हमको तो ये थे इन तीनों चीज़ों की कहानी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो छोटे भाई की अपन ने बात करी और सुजलॉन की भी, दोनों का बिजनेस खराब इसलिए हुआ कि उनका बिजनेस मॉडल डिपेंडेंट किसी और चीज के ऊपर था, सब्सिडी के ऊपर, कुछ डिस्काउंट के तो ऊपर। एज एन इन्वेस्टर हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको निवेश यूजुअली उन चीज़ों से करना चाहिए जिसमें मल्टीपल बाहर के फैक्टर्स उसको डिपेंड ना करें। दूसरा एक चीज जो हम कई बार बोलते भी हैं अपने लाइव सेशंस जो हमारे होते हैं कि मोड कंपनी के कंट्रोल में होना चाहिए, कंपनी का मोड दूसरे के हाथ में नहीं होना आप चाहिए। HUL देख लो, एशियन पेंट्स देख लो, डिस्क्लेमर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, प्राइसिंग पावर अपने हाथ में है, सब अपने हाथ में। तभी वो हमारे देश की महंगी चीज हमेशा महंगी रहेगी, क्वालिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। जैसे एक रेलवेज की कंपनी है, उसमें कई बार वही प्रॉब्लम है कि उसका मोट उसके हाथ में नहीं है। हाँ ये है, कल को मोनोपोली अगर हट गई तो वो टिकटिंग उसके वाली मोट उसके हाथ में नहीं है। तो यही था। बढ़िया लगा अभिषेक भाई बात करके, और हम लोग जो आइसबर्ग का 10% लास्ट टाइम टच किया था, शायद 20% और उसके अंदर घुस पाए हैं। होपफुली सीखने मिला होगा लोगों को, और नेक्स्ट पार्ट का तुमने टारगेट्स दे दिया। लाइक का टारगेट दे दिया है, 70,000 लाइक का टारगेट है, और कमेंट्स में पार्ट 3 डालिए। हाँ चलो कमेंट्स में पार्ट 3 डालो, तो बिल्कुल अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मिलके बड़ा अच्छा लगा। जब भी बात करते हैं मजा आता है। चलो मिलते हैं फिर से, फिर मिलेंगे, चलिए।